सुपर 25 क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम का पोर्शन। इसके पहले आप हिंदी मीडियम देखना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ये आपका टोटल किस मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में आपका पोर्शन होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ये जो पोर्शन है, अब आपको बता देना सुपर 25 क्वेश्चन। अभी तक आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है, केवल आप अच्छे तरीके से सुपर 25 क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कर देते। क्यों? क्योंकि सुपर 25 क्वेश्चन में उन क्वेश्चन को रखा गया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 साल के पेपर को एनालिसिस करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से क्या कर देना, मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या होता, कैसे होता, ध्यान से आप देखिए। ठीक है, ठीक, तो आपके सामने ये दिया गया है सुपर 25 क्वेश्चन का विथ आंसर के साथ। यदि हिंदी मीडियम में चाहते तो ऑलरेडी हिंदी मीडियम में करा दिया गया है। ठीक है, उसको भी आप आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें ये देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। अब क्या होता है, कैसे होता है, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन लॉन्ग, टोटल ये सुपर 25 क्वेश्चन में क्या क्या होने वाला है। 10 आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे बहुत अति महत्वपूर्ण रहेंगे। 14 आपके कितने रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपके 60 है ऐसे 1 मार्क के होने वाले, उसमें एमसीक्यू, फिल इन दी ब्लैंक सब कुछ हो सकता है। जो लगातार 3 साल पूछा गया उसी क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। ठीक, तो आपके सामने ये लिख रखा सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर के बारे में। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से आप सुनते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, डिफाइन सोशल फार्मेसी, यानी सोशल फार्मेसी क्या होता है, डिटर्मिनेशन तथा इंडिकेशन ऑफ हेल्थ को पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए सोशल फार्मेसी गुरुदेव होता क्या है। ठीक है, तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही क्या कहलाता है, सोशल फार्मेसी आपके सामने दे रखा है। तो सिंपल से हम क्या कर देते हैं, सोशल फार्मेसी। अब देखिए सोशल फार्मेसी होता क्या है, जैसे आपके सोसाइटी में कोई भी बंदा रह रहा है जो एक मेडिसिन के द्वारा किसी की सेवा कर रहा है, बस सोशल फार्मेसी कहलाता है। तो डिफिनेशन, सोशल फार्मेसी डिफाइन ए साइंस विच डील विद द सोशल एस्पेक्ट आप एज ए प्रोफेशन ऑफ ए फार्मेसी, मतलब फार्मेसी में रहते हुए सोसाइटी में क्या कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, सोशल फार्मेसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा, सोशल फार्मेसी ये डिफाइन एज ए डिसिप्लिन, मतलब ये हमें डिसिप्लिन बताता है। क्या बताता है वो, डिसिप्लिन बताता है दैट डील विथ द मेडिसिन रोल बाय द कंसीडरिंग सोशल, साइंटिफिक तथा ह्यूमैनिटीज यानी क्या लिखा रखा है, परसेप्शन, मतलब ये किसके किसके द्वारा होता है। यदि नॉर्मल बात की जाए तो होता क्या, सबसे पहले ये डिसिप्लिन सिखाता है कि हमें कोई पर्सन डिजीज हो गया है, मान लेते कोई बीमार है तो उसमें कैसे उससे उससे में व्यवहार करना, वो सब डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। विथ देखिए लिखा, डील विद द मेडिसिन, मेडिसिन के द्वारा इन्हें डील किया जाता है। वो सोशल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, साइंटिफिक मतलब हर एक दवाई साइंटिफिक अप्रूवल होना चाहिए, और ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की भी बात होती है, तो इसे सोशल फार्मेसी नाम दिया जाता है। स्कोप ऑफ यानी सोशल फार्मेसी कई हो सकते हैं, जो सामने यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया। सबसे पहले कहाँ से जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सोशल फार्मेसी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑफ द लिंक क्लिनिक एंड फंडामेंटल नॉलेज थॉट ऑफ द फार्मासिस्ट, मतलब एक फार्मासिस्ट जो होता है अपने सोसाइटी में लिंक बना के रखता है किसी भी डिजीज के प्रति कैसे काम करना है क्लिनिक तौर पे एज ए फार्मासिस्ट। नेक्स्ट में इट प्रमोट द एडिक्यूट यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब ये प्रमोट करते कि जो अच्छी क्वालिटी की, जो स्वच्छ क्वालिटी की दवाइयाँ होती उसी को आपको प्रयोग करना है एज ए फार्मासिस्ट। नेक्स्ट में इट प्रोवाइड इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द ड्रग्स एंड मेडिसिन, ये प्रोवाइड करते हैं इवेल्युएशन ऑफ द ड्रग्स का और सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स का, सबको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी यहाँ होती है। जैसे सिलेक्शन मतलब क्या होगा, अच्छा इस बीमारी में ये दवा प्रयोग करनी है तो यही सिलेक्शन करते हैं। ठीक, इस पे काम आते हैं। लिखा इट आइडेंटिफाई द बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल ऑफ पेशेंट, मतलब ये पेशेंट का क्या कर देते हैं बिहेवियर, और तुम्हारे पास क्या होगा यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी देखते हैं। ठीक, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की पूरी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है और पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, और डिजीज के भी कंडीशन को देखते हुए अपना काम करते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड द सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या होता है कोई भी दवाइयाँ उनके शरीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करना तो सेफ्टी के साथ, कि ओरल खाएंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, इंजेक्शन लेंगे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, लगाएंगे तब ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो ये सब चीज़ देखते हुए हमें क्या कर देना, मैनेज करते पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा बाबू, कहाँ चला गया, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन
प्रोवाइड द सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बता ही दिए। प्रोवाइड कास्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड थेरेपी, मतलब ये क्या कर देते हैं, कास्ट इफेक्टिव होना चाहिए और थेरेपेटिक वैल्यू भी मैनेज होना चाहिए, जो अच्छे से होना चाहिए। इट क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द नॉलेज एंड यूज ऑफ मेडिसिन, लोगों को क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, लोगों को करेंगे क्या, अवेयरनेस करेंगे और नॉलेज के प्रति लोगों को क्या कर देंगे, इन्हांस करेंगे। जैसे बताएंगे अच्छा ये बीमारियां फैल रही हैं तो आपको ये दवाइयां थोड़ा सा केयर करके रखना पड़ेगा। तो ये सबको मैनेज करने की जिम्मेदारी एक सोशल फार्मेसी की होती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखिए क्वेश्चन हमने सोशल फार्मेसी के बारे में डिफाइन कर दिया, लिख रखा डिटर्मिनेशन ऑफ, तुम्हारे पास हेल्थ के बारे में बताना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, उसके बाद हमारे पास इंडिकेशन ऑफ हेल्थ के बारे में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ यहाँ से प्यारा सा दिया गया है, ठीक है, प्यारा सा क्या दे रखा, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को कैसे तुम डिटरमाइन कर सकते हो, तो लिखा है फैक्टर इन्फ्लुएंस द हेल्थ आर नोन एज, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ, जैसे जो जो भी फैक्टर क्या कर देते हैं हेल्थ को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक, उन्हीं को क्या बोला था, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ बोला जाता है। मैनी फैक्टर अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी इन द कंबाइंड फॉर्म, मतलब बहुत सारी तुम्हारे पास क्या होती है हेल्थ और खुद हेल्थ अफेक्ट होते हैं, कौन, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, और एक हेल्दी हेल्थ यानी हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल खुद होते हैं और कम्युनिटी को लोग उसमें दोनों में कंबाइन होते हैं, तब डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ का डिटरमाइन किया जाता है कि यहाँ पर ये सोसाइटी में जितने लोग हैं हेल्दी पर्सन है कि नहीं, यदि हेल्दी रहेंगे तो उस पर जो भी एस्पेक्ट रहेगा अच्छा हम मानेंगे कि यहाँ पर सुविधाएं अच्छी हैं, उस तरह से काम करती हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है जी, लिख रखा है दे, ठीक है, दे हु वाज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम, कैसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो ये फ्लो चार्ट दिया गया इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। जैसे पहले लिख रखा तुम्हारे पास कल्चर, किस कल्चर में यहाँ पर रह रहे हैं वो भी आपके हेल्थ पे बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यदि अच्छे कल्चर में रह रहे हैं तो अच्छा रहेगा, बिहेवियर भी आपका अच्छा रहेगा, नहीं कहते हैं इनका कल्चर ही खराब है। अभी मान लेते तो कुछ ऐसे एरिया में जिसके मम्मी पापा उस सोसाइटी में सब लोग थोड़ा सा गंदे टाइप में और गाली देने वाले होते हैं, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो इम्प्लीमेंट यानी लिखा है रोजगार, यानी इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये देखा जाए तो रोजगार के प्रति बोले जाता है, ठीक है, रोजगार हो गया। एजुकेशन भी तुम्हारे पास डिटरमाइन करता है, लोग जितना ज़्यादा एजुकेट रहेंगे वो अपने आप को उतने अच्छे से मैनेज करेंगे, ठीक, तो ये भी आइडेंटिफाई करने का काम होता है। कल इन्वायरमेंटल मतलब जिस इन्वायरमेंटल में रह रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं सोसाइटी, ये सोसाइटी बड़ी अच्छी है, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, तो वो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब मतलब खराब सोसाइटी में रहे तो खराब होगा। फिजिकल इन्वायरमेंटली, फिजिकल टेम्परेचर हो गया, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट ज़्यादा इफेक्ट करता नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत करता है, ठीक है। बिहेवियरल मतलब आपका बिहेवियर एक्चुअल में कैसा हेल्थ के प्रति वो भी देखा जाता है। हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बच्चों के प्रति कैसी आपकी ये, ठीक है, हेल्थ से रिलेशन है, जैसे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो ही आने वाले भविष्य हैं, उस पर मैंने किया। हेल्थ सर्विस जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, इन्वायरमेंटल जो आप पढ़वा किए यहाँ पर, बायोलॉजी ये भी होगा, जेंडर मेल है या फीमेल, ये भी थोड़ा सा हमारे अंदर थोड़ा सा कमियाँ होती कि अब भाई मेल है फीमेल अलग अलग होते, तो वो नहीं हमें मानना ज़्यादा पड़ेगा। जैसे आप छोटे क्लासों में पढ़ेंगे लड़की लड़का एक समान फिर क्यों भेद करे इंसान, तो वो सारी चीज़ें। इनकम तथा यहाँ इनकम तथा सोशल स्टेटस, अब देखिए सोच यानी इनकम भी, जैसे मान लीजिए बहुत कम पैसा कमाते तो उसी के अनुसार खाएंगे, उसी के अनुसार जिएंगे, सब कुछ उसी के अनुसार करेंगे। अच्छा पैसा रहेगा तो बढ़िया भोजन, बढ़िया स्वास्थ्य, बढ़िया कपड़ा, सब कुछ एजुकेशन वगैरह सब मिलेगा, तो इस पर भी निर्भर करता है। तो ये होगा डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ के बारे में, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ये फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। यहाँ पर आते हैं हेल्थ इंडिकेशन के बारे में। अब हेल्थ इंडिकेशन क्या होता है, इसका जो 8 पॉइंट हम इधर लिखेंगे ना उसको आप अच्छे तरीके से याद रखिए। ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेशन, ये 8 पॉइंट में से एक भी पॉइंट आप न छोड़िएगा, 8-10 पॉइंट होता है, उसको अच्छे ही तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उसमें आप कुछ भी काट नहीं सकते हैं, ठीक है, काटेंगे तो आप ही के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहले बहुत सारे तुम्हारे पास सोसाइटी को लोग मिलकर इसे बनाए हुए थे। पहले इंडिकेशन मतलब समझिए क्या होता है। इंडिकेशन आल्सो टर्म द इंडेक्स या वेरिएबल इज ओनली एंड द इंडिकेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन रिफ्लेक्टेड ऑफ द दैट सिचुएशन बोला जाता है, ठीक है। अब होता क्या, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पहले पहले दे रखा तुम्हारे पास हेल्थ यानी हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर क्या होता है,
हेल्थ इंडिकेटर इज अ वेरिएबल सस्पेक्टिव टू डायरेक्ट मेजर दैट रिफ्लेक्टेड द स्टेट ऑफ द हेल्थ इन पर्सन ऑफ कम्युनिटी। कहने का मतलब हेल्थ इंडिकेशन डायरेक्टली बताता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से नहीं, डायरेक्टली मेजर कर देता है ये सोसाइटी में रहने वाले पर्सन कितना हेल्दी है, वही बता देता है। इंडिकेशन कहते हैं इस सोसाइटी में बढ़िया लोग रहते हैं, तो इंडिकेशन तुरंत बता दिया। तो वही चीज़ यहाँ बोला जाता है। हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर मेजर द डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक, ऑफ द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, अलग अलग से देखा जा सकता है। जैसे हेल्थ डिटरमाइन करता है इंडिकेशन टू बी थिंग्स ऑफ द इन्फ्लुएंजा डेथ, मतलब उनका डाइट कैसा है। नो स्मोकिंग, कोई भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। वाटर क्वालिटी, मतलब वाटर क्वालिटी देखिए बढ़िया रहेगा तो वहाँ पर डिजीज आपका नहीं होगी। तो ये सब चीज़ भी वहाँ देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनकम, उस एरिया में, ठीक, उस सोसाइटी में या कोई बंदा कितना इनकम ले रहा है, वो सब चीज़ काम करते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास यूज ऑफ, ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं यूज ऑफ इंडिकेटर इन हेल्थ, मतलब कौन कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। जैसे मेजरमेंट ऑफ द हेल्थ, यानी हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, मतलब मेजर करेंगे कि ये कम्युनिटी हेल्दी है कि नहीं, मेंटली फिजिकली वेल है कि नहीं, ये भी मायने रखता। डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, मतलब हम डिस्कस यानी क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे कि मतलब कि इस सोसाइटी का पिछले साल कैसा था, अगले साल कैसा है, आने वाले चीज़ों में कोई परेशानियाँ तो न हो, ये सब की भी मेंटेन करना पड़ता है। कंपेरिजन द हेल्थ ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी, मतलब बताएंगे अच्छा इस कम्युनिटी के लोग अच्छे हैं, इस कम्युनिटी के लोग खराब है, इस सोसाइटी में एजुकेटेड लोग रहते हैं, अनएजुकेटेड, ये थोड़ा सा कंपेयर करिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ नीड एंड, तुम्हारे पास यानी लिखा है लिख रखा प्रियोटाइजिंग देम, मतलब उससे हम क्या करेंगे, प्रोटाइजिंग करेंगे, ठीक, जिससे मेंटेन कर सके अपने जो भी हेल्थ की ज़रूरत होती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी नीड के अनुसार उन्हें पहुंचाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस, जो हेल्थ सर्विस होती है, जैसे तुम्हारे पास अभी बहुत सारी दिक्कत यहाँ पर क्या कर रही है, चल रही है सिस्टम, उस पर काम कर रहा है, ठीक है। तो उसमें सर्वाइस हमें सर्विस प्रोवाइड करना है बस से अच्छे, क्योंकि हेल्थ हमारा इंप्रूवमेंट हो सके, ठीक है। प्लानिंग एंड लोकेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, हमें प्लानिंग करना कि इस एरिया में यदि खराब है सिचुएशन तो उसको मेंटेन करना होता है। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ सक्सेस, मतलब इससे आपका क्या होगा, हेल्थ सक्सेस बढ़िया से हो सके, तो इस पर काम करते हैं लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डिफाइन फैमिली प्लानिंग क्या होती है। अब रियलिटी में एक्चुअल में फैमिली प्लानिंग क्या होती है, इसको भी आपको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ना बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है भाई इसको, ठीक है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके सामने लिख रखा है फैमिली प्लानिंग क्या होती है। अब फैमिली प्लानिंग क्या होती है, जैसे कोई चीज़ हम सोचें, जैसे हमें सोच लेते हैं कि इस साल हम शादी करेंगे, 1-2 साल के बाद बच्चा पैदा करेंगे, इतना रुपया हो जाएगा, तब एक बच्चा पैदा करेंगे, इतने साल के गैप पे करेंगे कि मम्मी को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, होने वाला जो बच्चा वो भी स्वस्थ रहे। तो ये सब सोच के हम जो यानी प्लानिंग करते हैं उसी को फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। तो क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू WHO अकॉर्डिंग क्या होता है, ए वेव ऑफ थिंकिंग, सोचने की क्षमता, लिविंग एडॉप्ट, यहाँ लिखा है एडॉप्टेड, कंट्रोल द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब हम क्या करेंगे, बच्चों के नंबर पे कंट्रोल करेंगे। वन हैज बी द मेंटेन द, ठीक है, इंटरवल बिटवीन द बर्थ, मतलब हमें फाइंड कर देना है कि इतने इंटरवल के बाद हमें एक बच्चा पैदा करना, फिर 1-2 साल रुकना, फिर बच्चा पैदा करना, उसी तरह से अपना मैनेज करें। तो ये जो हम मैनेजमेंट करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसी को फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। अब इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, फैमिली प्लानिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, जो सामने दिया गया। सबसे पहले कंट्रोल पॉपुलेशन, यदि आप फैमिली प्लानिंग पे कंट्रोल कर लिए तो पॉपुलेशन को तुरंत कंट्रोल कर लेंगे, ठीक। जैसे सोच लेंगे हम दो, हमारे दो, मतलब उन्हें हम क्या करेंगे, देखो जितनी छोटी फैमिली रहेगी ना, उन्हें प्रॉपर अमाउंट में फूड भोजन मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी आराम से। इम्प्रूव हेल्थ, फिजिकल मेंटल सोशल सब कुछ क्या होगा, उनका इम्प्रूवमेंट होगा। उसके साथ साथ तुम्हारे पास, ठीक है, रिड्यूस द हैंगर एंड पॉवर्टी, मतलब जो तुम्हारे पास जैसे भी मान 8-10 लड़के रहें तो उन्हें भूखमरी से थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, बट 2-3 लड़के रहें तो प्रॉपर उन्हें खाना मिलेगा, ठीक है। गरीबी, पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी, अब वो गरीब भी नहीं रहेंगे, ठीक। जितने लोग रहेंगे उतना ज़्यादा खर्चा रहेगा। इस टाइम देख रही खर्चा, पढ़ाई, सब कुछ क्या होगा, बहुत महंगा हो गया, तो सबको मेंटेन करना। रिड्यूज MTP, यानी तुम्हारे पास क्या होता है, MTP मतलब क्या होता है, अब यहाँ से होता क्या, जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोग्राम होते, उस सब पे हम भाग लेने वाले काम कर सकते हैं, उससे भी कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन को हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो लिखा है इम्प्रूव द हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन को हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक।
प्रोवाइड ऑल गवर्नमेंट सर्विस एंड रिसोर्सेज, मतलब जो भी तुम्हारे पास यानी मिल रही हैं, ठीक है, मिल रही, हिंदी में ऑलरेडी पढ़ा दिया गया, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं भाई, ठीक है। अभी इंग्लिश मीडियम चल रहा, ऊपर लिखा हुआ है, तो कहाँ चले आए, तो वहाँ पर देख सकते हैं आप इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का जाकर देख सकते हैं। पर वो सुबह कल ही लेक्चर चल गया था उसका। नेक्स्ट में लिखा प्रोवाइड ऑल गवर्नमेंट सर्विस, यानी गवर्नमेंट सर्विस तथा रिसोर्सेज आराम से मिल सकते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि बताओ छोटा फैमिली रहेगा तो जो भी सर्विस सरकार के द्वारा आती है उन्हें मिलेगी, ठीक। तो ये और रिसोर्सेज आपके पास मान लेते नहीं मिल रही है, तो आप यदि कम लोग रहेंगे तो आप उन्हें खिला पिला लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये होगा। अब मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग, कैसे तुम मेथड को कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ पर लिखा है पहला नेचुरल तथा ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा फिजिकल बैरियर मेथड, उसके बाद तुम्हारे पास केमिकल हार्मोनल मेथड होता है, IUD इंट्रा यूटेनाइल डिवाइस मेथड होता है, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर सर्जिकल मेथड होगा जो आपके सामने दिया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो कईयों तुम्हारे पास दे दिया गया है। अब होता क्या है, सबसे पहले नेचुरल मेथड समझते हैं। ऐसा मेथड क्या होगा, जब जैसे मान लेते हैं आप एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म उनके वेजाइना के अंदर डालना, उसके अंदर नहीं डालेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो उसे नेचुरल तथा ट्रेडिशनल मेथड बोलेंगे। तो लिखा है एवॉइड ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, मतलब उसे क्या करना पड़ता है, ठीक है, यानी ओवम को हम स्पर्म से फर्टिलाइज ही नहीं होने देंगे, संपर्क में जब आएगा नहीं तो जाहिर सी बात काम हो जाएगा। फिजिकल बैरियर में क्या करेंगे, कंडोम, इसका मेल और फीमेल दोनों कंडोम देखेंगे मार्केट में उपलब्ध होता है, मेल और फीमेल दोनों कंडोम उपलब्ध होता है। केमिकल तथा हार्मोनल मेथड, इसमें क्या होता है ओरल कंट्रासेप्टिक होता है, जैसे सहेली हो गया, अनवांटेड किट हो गया, ये सब चीज़ दिया जाता है। UID इंट्रा यूटेनाइल डिवाइस होते हैं जिसे हम कॉपर टी के नाम से बोलते हैं, लेंज 20 के नाम से बोलते हैं, और तुम्हारे पास बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं जिसमें हम देते हैं, ठीक। सर्जिकल मेथड में क्या कर देते हैं, इसमें ऑपरेशन करके उनको नलबंदी तथा नसबंदी कर दी जाती है, गांव में सुने होंगे, ठीक है। तो यदि फीमेल में देखा जाए तो ट्यूबरोक्टॉमी होता है, मतलब ट्यूबरोक्टॉमी मतलब क्या, अभी क्वेश्चन वाले तो तुमसे पूछेगा, ठीक है, फीमेल में स्टराइजेशन किससे होता है, तो बोलेंगे ट्यूबरोक्टॉमी। फीमेल में फॉलोपियन ट्यूब होता है, उसे कट करके टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। अब बट मेल में भी होता है, बट मेल कराते हो रहते हैं कोई नहीं है, ठीक है। अब रेयर कहीं देखे होंगे, एक आध 1000-10,000 में से एक आध होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। वसोक्टॉमी में उनको जो वास्ट डिफरेंस होती है, जो स्पर्म लेकर जाते उसी नली को काट के टाइटली बंद कर दिया जाता, ये हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पहला नेचुरल तथा ट्रेडिशनल मेथड, ये एक नेचुरल मेथड है, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ द ओवम एंड स्पर्म मीटिंग को हमें क्या करना, कम करना, मतलब स्पर्म को ओवा से मिलने ही नहीं देना, कईयों कारण हो सकता है। इसमें तुम्हारे पास लिखा है पीरियडिकली यानी एक्सटेंशन, इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। इन दिस मेथड में कपल अवॉइड टू ऑफ द क्वाइटस, मतलब सेक्स क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे 10 से लेकर 17, एक हफ्ता तक आप सेक्स नहीं करना है, ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आए। कहने का मतलब देखिए, एक हो गया, ठीक है, 2 3 4 5 10 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17। अब यहाँ से मान लेते 17, 18, 19, 20, लास्ट में 21, इसके बीच में मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लेते 1 तारीख को आई है, तो इसके बीच में उन्हें को सेक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि इसी टाइम एक मैच्योर होता है, तो फर्टिलाइजेशन की चांस बढ़ सकती है। लिख रखा एज चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन वेरी हाई ड्यूरिंग द पीरियड आर कॉल्ड फर्टिलाइज पीरियड, इसी को फर्टिलाइजेशन पीरियड बोला जाता है, फर्टाइल पीरियड, क्योंकि एक मैच्योर होता है, ठीक। इसमें तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, लिखा है विड्रा द क्वाइटस इंटरक्रियर, ठीक है। इसमें क्या कर देते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे अब कोई मान लेते फीमेल है, यदि बेबी बर्न करा दी, बच्चा पैदा करी, तो 6 महीने तो को प्रेग्नेंट नहीं हो सकती यदि बेबी को दूध पिला रही है, तो क्यों, क्योंकि उससे इस पीरियड को लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। होगा ये नहीं। फिजिकल बैरियर मेथड में क्या कर सकते हैं, आप कंडोम का प्रयोग कर सकते हैं, मेल और फीमेल आता है, डायफ्राम आता है, यानी सर्विकल कैप भी आता है, तो ये सब चीज़ उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे केमिकल भी आते हैं, देखेंगे तुम्हारे पास मार्केट में केमिकल उपलब्ध है, ठीक है। तो केमिकल आता था हार्मोनल सब्सटेंस प्रिवेंट द ओवम इन स्पर्म, जैसे तुम्हारे पास कौन सा आता है, सहेली आता है, और फोम टैबलेट आता है, स्पर्मिसाइडल जेल आता है, क्रीम आता है। मान लेते ये स्पर्मिसाइड जेल वगैरह लगा देंगे ना, ठीक है, मान लेते अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर मेल और फीमेल लगा देंगे तो स्पर्म निकलेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, तो वो हो सकता है। अब उसके बाद इंट्रा यूटेनाइज डिवाइस होती है। इंट्रा यूटेनाइज डिवाइस क्या होती है, जो फीमेल के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जैसे नॉन मेडिकेशन में तुम्हारे पास लिप्स लूप आता है, ठीक है, यानी जो तुम्हारे पास उनकी बच्चेदानी ऐसे होती है ना, तो यहाँ पर डाल के ऐसे लगा दिया जाता है। कॉपर रिलीजिंग तुम्हारे पास इंट्रा यूटेनाइज डिवाइस, जैसे तुम्हारे पास कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टी लोड हो गया, 365, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेनाइज डिवाइस, जैसे LNG 20 हो जाता है।
प्रोस्टो, ठीक है, लिख रखा है प्रोगेस्ट्रॉल हो जाता है, इम्प्लांट तथा एन इंजेक्शन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ देखा जाए तो काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो हमारे पास क्या दे रखा है, स्टेराइल मेथड। स्टेराइल मेथड में क्या कर देते हैं, मेल और फीमेल को टाइटली कट करके बाइंड कर दिया जाता है। जैसे ट्यूबरोक्टॉमी, जो तुम्हारे पास फीमेल में फैलोपियन ट्यूब होता है उसे टाइट करके बाइंड कर दिया जाता है। वसोक्टॉमी, वास डिफरेंस कट के तुम्हारे पास कट कर दिया जाता है, इसे मेल में होता है, ठीक। अब एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, ठीक है, तो क्या लिखा है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में देखा जाए तो रोल फार्मासिस्ट का एक्चुअल में रोल क्या होता है, पहले दे रखा तुम्हारे पास, अप्लाई द पोस्टर इन हॉस्पिटल एंड तुम्हारे पास ड्रग्स स्टोरेज द फैमिली प्लानिंग, मतलब मेडिकल स्टोर पे या हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा हम पोस्टर लगवा देंगे कि फैमिली प्लानिंग से फ़ायदा क्या, कैसे करना है, सब कुछ हम लोगों को एजुकेट करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये काम करते हैं। काउंसलिंग पीपुल अबाउट यानी इम्पोर्टेंट ऑफ द फैमिली प्लानिंग गैप बिटवीन द चाइल्ड, लोगों को बताना है कि यदि एक बच्चा पैदा हो गया तो आपको अपने बीच में, ठीक है, दूसरा बच्चा जो होगा उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए। तो ये लोगों को एजुकेट करेंगे जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी मायने रखता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, लिखा एजुकेट अबाउट द ओरल कंट्रासेप्टिव तथा अदर मेथड, मतलब लोगों को उनको बताएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। जैसे अनवांटेड तुम्हारे पास प्रेगनेंसी हो गई है तो उसे हम बाहर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किससे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से, ठीक है। लिख रखा है एडवाइजनिंग प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम को हमें क्या कर देना है, करना है, ठीक है। अब तो नेट का ज़माना है, ठीक है, देखेंगे सब पे ऐड वगैरह आ जाता, अपना काम हो जाता। प्रोवाइड द सोशल फैसिलिटी, लोगों को क्या करना है, जो भी सोशल फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड कराना है। लिखा ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेना है और सेमिनार प्रोग्राम, बहुत सारा काम करना है जिससे अब क्या होगा सर, अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब फैमिली प्लानिंग मेंटेन हो सके। तो ये हो जाएगा फैमिली प्लानिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, डिफाइन न्यूट्रिशन इन देयर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। उसका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे तरह बताना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में आते हैं, तो ये लिखा न्यूट्रिशन और हेल्थ। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन समझ ले, कहते हैं यार आप न्यूट्रिशन नहीं मिलल मज़ा नहीं आयल, मतलब खाना नहीं मिला, खाना को ही खाना से न्यूट्रिशन, ये मत सोचना कि खाना न्यूट्रिशन नहीं। न्यूट्रिशन में सब कुछ हो जाती है जो हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होती है, सबको न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस प्रोवाइड द एनर्जी आर ऑप्टेन फ्रॉम द फूड नेसेसरी फॉर हेल्दी ग्रोथ डेवलपमेंट ईटीसी, इस सब के लिए जो जरूरी होता है उसी को क्या बोला जाता है, ठीक है। उसी को एक्चुअल में रियलिटी में क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, तो होता क्या, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से मेनली देखा जाए तो अब देखो न्यूट्रिशन कितने तरह के तुम्हारे पास होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला तुम्हारे पास क्या दे रखा बाबू, ठीक है, पहला दे रखा तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन होता है। और दूसरा देखा जाए तो लॉ एंड इथिक्स हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखा जाए तुम्हारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, इसी को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अब यहाँ पर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसा न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर को तो चाहिए ही चाहिए, बट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। किस अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में तुम्हारे पास जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब चीज़ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। और सॉरी मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो को हम कहीं कहीं मेगा भी लिखा रहता है, उसका टेंशन आप न लेना, ठीक है। माइक्रो ये तुम्हारे पास कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा सा आप मेंटेन कर देना है, ठीक है। ठीक। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा देखो, इसमें अब इस पहले समझ लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब इसकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती, बट होती, याद रखना, बट होती है, बट बहुत लेस अमाउंट में होती, तो उसी को क्या बोलते हैं, ठीक, उसी को सिंपली क्या बोला जाता है, माइक्रो बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, माइक्रो बोला जाता है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है भाई, वेट करना थोड़ा सा।
सर्च कर दिया जाए यहाँ से। ठीक, तो ये होगा। अब यहाँ के बारे में समझिए, देखो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसमें पी यानी क्या होगा तुम्हारे पास, देखा जाए तो विटामिन हो गया और मिनरल वगैरह आते हैं। विटामिन हो गया और मिनरल वगैरह आते हैं। अब इसमें पहला तुम्हारे पास लिखा माइक्रो न्यूट्रिएंट आर इसेंशियल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसेंशियल न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, द बॉडी नीड इज ए लार्ज क्वांटिटी टू मेंटेन द हेल्थ, मतलब हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इसको हमारे शरीर की ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, उसी को माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं एक्चुअल में, रियलिटी में माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो गया लिखा बॉडी नीड टू ऑफ द लार्ज क्वांटिटी, ये जरूर लिखना, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देखा जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश 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 हिंदी चाहिए। ओ यार क्या बताया जाए। ठीक है, अब सुनिए, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड इसेंशियल न्यूट्रिशन द बॉडी नीड टू ऑफ द लेस क्वांटिटी, मतलब इसकी क्वांटिटी ज़रूरत होती है बट बहुत लेस क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, उसी को क्या बोला जाता है हमारे पास सिंपली, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। ठीक, तो ये हो गया लेस क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल वगैरह, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें एक एक को थोड़ा थोड़ा हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं। क्या कर देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे पहला तुम्हारे पास आता कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज कंपाउंड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होता है 2:1 होता है। ठीक है, ये हो गया। एक्चुअल में जानते हो क्या होगा, हाइड्रेट यहाँ से H2O लिखना चाहिए था। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तुम्हारे पास जैसे C6 हो जाएगा, ऐसे होता CN, H2N तुम्हारे पास H2O होता है, इसका क्या होता है, होल N होता है। तो इसको हाइड्रेट लिख देना, ये कार्बन लिख देना। कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है, ठीक, रेशियो देखियो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रेट में तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, हाइड्रेट में, ठीक है, हाइड्रेट में कार्बन और ऑक्सीजन कहा है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन दो होते हैं और यानी ऑक्सीजन तुम्हारे पास एक होते हैं, सही है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो मेन सोर्स एनर्जी का होता है। स्टोरेज फूड, ये फूड को क्या कर देता, फूड में स्टोरेज करते हैं, दाल हो गया, चावल हो गया, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, ये क्या होता है, दे आर नेचुरली प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस से नेचुरली ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें, ठीक है, कोई बनाता नहीं, ऑलरेडी प्लांट में पाए जाते हैं। ये कईयों तरह के हो सकते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड भी हो सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा बता देना है। ठीक है, यानी ये एनर्जी का सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। इसी स्टोरेज आप फूड को स्टोरेज करते हैं स्टार्च तथा ग्लाइकोजन के रूप में। फार्मेशन ऑफ द यानी सम सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसका फार्मेशन करने में जिम्मेदारी यही लेते हैं। फार्मेशन ऑफ द सम सेलुलर स्ट्रक्चर ये भी बनाते हैं, जैसे तुम्हारे पास सेल का स्ट्रक्चर बनाना, वो रैफेज हो गया, हेपेरिन हो गया, ये सब चीज़ इसी के बारे में आते हैं। अब प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, ये हो जाएगा आपके बारे में। प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा, यानी ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट, आप प्रोटीन यहाँ पर लिख देना, ठीक है, काम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा देख लीजिए क्योंकि ये बहुत लेंदी है, न्यूट्रिशन देखा जाए तो बहुत लेंदी है। उसके बाद फैट के बारे में थोड़ा सा डिपोजिट कर देना। फैट क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, फाइबर क्या होता है इसका, यानी ज़रूरत क्या होती है, बस काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप बता देंगे तो काम इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो सबसे पहले समझते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में तुम्हें बढ़िया से बताना पड़ेगा। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा भाई। अरे भैया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कहीं दिया है जी, चलिए जरा पलट देते हैं। कहियो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है भाई, ठीक है, तो कोई भी लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। कहाँ से
नेशनल हेल्थ पॉलिसी दे रखा है नेशनल, भाई मिल ही नहीं रहा यार, कहाँ चला गया। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ दिया हुआ है, ठीक, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम दिया गया है। ठीक, अब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या कहते हैं, देखिए आज़ादी के बाद देखा जाए तो आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया द नेशनल गवर्नमेंट लॉन्च करती है हेल्थ, ठीक है, प्रोग्राम, एक हेल्थ प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था। अब इन्होंने क्या बताया, विच हैव द एम, इनका मेन एम क्या था, टू कंट्रोलिंग डिजीज, डिजीज को क्या करना, कंट्रोल करना, इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ठीक, विच काजे द कंसिडरेबल तथा मोर्टिलिटी मतलब मृत्यु दर और, ठीक है, मृत्यु दर और जन्म दर से जो तुम्हारे पास जन्म पे ही मृत्यु हो जाती है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, ये कईयों लेवल पे होते हैं, 3 लेवल पे होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। जैसे मान लो कोई प्रोग्राम आया तो पहले सेंट्रल लेवल पे आएगा, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पे आएगा, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा, तब वो काम कर पाएगा। ठीक, तो ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम देखा जाए तो कैसे वर्क करते हैं। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम मतलब इसमें मलेरिया को कैसे कंट्रोल करना है, क्या कैसे क्या सावधानियां बरतनी है, सब इस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। नेशनल लेप्रेसी इरिडेशन प्रोग्राम, लेप्रेसी मतलब समझते हो कोढ़ रोग से बचने का क्या कर देते उपाय बताया जाता है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये तुम्हारे पास एड्स, जैसे एड्स से बचने के लिए से HIV से जो भी तुम्हारे पास प्रिकॉशन होती है वो सब सावधानियां हमें यहाँ बतानी पड़ेगी। नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम मतलब TB को हमें कैसे बचना है, कैसे काम करना, उसको भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की होती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है TB प्रोग्राम भी यहाँ हो जाएगा। पोलियो, ठीक है, यहाँ पर लिखा पल्स पोलियो प्रोग्राम मतलब पोलियो से जो होने वाली बीमारियाँ हो रही हैं उसको भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी यही लेते हैं। ठीक, तो ये प्रोग्राम के जरिए अपना मेंटेन किया जाता है। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम मतलब यानी कैंसर को कैसे हमें क्या करना है, कंट्रोल करना, उसके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो आपके सामने यहाँ दिए गए हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये हो गया नेशनल, देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हो गया, सेंट्रल लेवल ये हो गया। और क्या क्वेश्चन में दिया है जी, रोल ऑफ फार्मासिस्ट और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पे तुम्हारे पास एक्चुअल में रोल क्या होता है इसको लिख देंगे अच्छे तरीके से। आप भैया आपसे अनुरोध, देखिए एक रूल आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। ठीक है, पब्लिक हेल्थ कोई भी हेल्थ पे, ठीक है, उसी को सब पे अप्लाई कर दिए। रोल ऑफ फार्मासिस्ट यहाँ से दिया गया है। अब ये इनका करना क्या है, सबसे पहले तुम्हारे पास दे प्रोवाइड पॉपुलेशन बेस केयर मतलब लोगों को क्या कर देना है, पॉपुलेशन पे कंट्रोल लगाना है और उससे सुविधा हमें देने की प्रोवाइड करना है, एक रोल ऑफ फार्मासिस्ट पे। दे कंडक्ट डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम मतलब जो भी प्रोग्राम है उससे हम उस प्रोग्राम के जरिए उसको कंट्रोल करेंगे। देयर इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी मतलब इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर लोगों को बताएंगे और बड़ी बड़ी कम्युनिटी जो होती है उस पर हम लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक, जितना ज़्यादा जागरूक होगा उतना ज़्यादा वो काम कर पाएंगे। दे पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स पॉलिसी, लिखा है कंप्राइज ऑफ द ड्रग्स रेगुलेशन मतलब ड्रग्स को कैसे रेगुलेट किया जाता है, कैसे काम करना, सब कुछ जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास कोलैबोरेट विद द स्टेट तथा लोकल अथॉरिटी टू एड्रेस लोकल यानी, ठीक है, रीजनल हेल्थ केयर नीड मतलब जैसे मान लेते होता क्या, ऐसे भी कोई स्टेट लेवल से, ठीक है, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई चीज़ आ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से अपने गांव लेवल पे लाने की जिम्मेदारी एक फार्मासिस्ट की होती है। कोई भी सुविधा है, ठीक है, कोई बीमारी से रिलेटेड इशू है तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। दे डेवलप गाइडलाइन टू सर्टेन फॉर द फार्मुलरी मतलब क्या कर देना है, कोई डिजीज फैल रहा है तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हमें चलानी है, बड़े बड़े प्रोफेसर से, बड़े बड़े आप फिजिशियन से, सर्जन से मिल के आप जानकारी प्राप्त करेंगे, लोगों के आपको बताएंगे आराम से। ठीक, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज लोगों को जितना ज़्यादा दवाइयों के बारे में, जैसे दवा हो गया, डिजीज हो गया, डिजीज की कंडीशन हमें पता है तो उसकी लेवल पे हमें इसे कंट्रोल करना उसको और उस दवा के थ्रू हम उसका मैनेजमेंट कर देंगे। इनिशिएटेड यानी कंप्लाइंग फॉर द डिस्टर्बिंग न्यू नॉलेज मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यू नॉलेज मतलब आपको उस दवा के बारे में या बीमारी के बारे में नॉलेज है तो लोगों को बताना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और सपोर्ट करना किसे, यानी क्या लिखा, लेगिस्लेशन, रेगुलेशन, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी रिलेटेड डिजीज प्रिवेंशन तथा मैनेजमेंट सब कुछ जिम्मेदारी आप ही की बनती है। स्टेबलाइज एंड मेंटेन वेल क्वालिफाई फार्मेसी वर्क फोर्स मतलब क्या करना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पर वेल डेवलप स्टाफ, नर्सेस हो, फार्मासिस्ट हो, ये सब सारी चीज़ें होती हैं।
ठीक है। आल्सो चेक हेल्थ चेकअप और प्रोग्राम लाइक माई डायबिटीज होगा, कोलेस्ट्रॉल, इस सब को मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि डायबिटीज से बहुत सारी खतरा बढ़ सकती है, कोलेस्ट्रॉल से भी बहुत सारी खतरा बढ़ सकती है, तो इसको प्रॉपर चेकअप करते रहना है। दे कंट्रीब्यूट इन द हेल्थ प्रोग्राम, जैसे प्रमोशन करना और एजुकेशन करना कि स्मोकिंग नहीं करिए, ड्रिंकिंग नहीं करिए, फैमिली प्लानिंग करिए, एड्स से होने वाली सावधानियों के बारे में बताइए, हाइजीन के लोगों के बारे में बताइए, जिससे अपना काम हो जाएगा। ठीक है। लोगों को दवा दवा डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को एजुकेट करना हर एक चीज़ की बीमारी के बारे में, तो ये फार्मासिस्ट का रोल होता है। ठीक, ये होगा आपके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुदेव क्या पूछेगा, कह दिया तुम्हारे पास, ठीक है, कह दिया डिस्कस एब्यूज एंड मिस यूज तथा एब्यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, यानी ड्रग्स का एब्यूज तथा मिस यूज कैसे होता है, इसको बारे में पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको प्रिवेंशन कैसे करना है ये भी बताना पड़ेगा। तो ये लिख रखा मिस यूज और एब्यूज ऑफ ड्रग्स के बारे में। अब समझिए, जैसे बहुत सारे लोग आपके गांव में ही होंगे या आपके शहर में ही होंगे, आपके अगल बगल होंगे या आप ही होंगे। ठीक है, जैसे दवाइयाँ नहीं ज़रूरत है तब वो लोग खा रहे हैं, काहें? तो उसका कईयों कारण हो सकता है। एब्यूज एंड मिसयूज ऑफ ड्रग्स रिफर टू इनकरेक्ट, देखिए इनकरेक्ट, एक्सेसिव तथा हार्मफुल यूज ऑफ द सब्सटेंस फॉर नॉन मेडिकल पर्पज, मतलब उसका एक्चुअल में कोई पर्पज वर्पज नहीं है, बट वो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं अभी किसी को होता ना, जैसे लत लग जाती है, जैसे एल्कोहल की लत लग जाती है, उससे बहुत सारे आदमी होते देखेंगे उस दवा के बिना रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे कोई दवा होती है, तो वही चीज़ें बोल रहे हैं। तो यानी वो एब्यूज तथा मिसयूज कर रहे हैं दवा का। ड्रग्स एब्यूज इज इन इंटेंशनल यूज ऑफ द ड्रग्स फॉर द साइको, ठीक है, साइको एक्टिव इफेक्ट नॉट फॉर द मेडिकल रीजन, मतलब वो क्या करते हैं, साइको टाइप में है, बिना मेडिकल रीजन के ही क्या कर रहे हैं, वो दवा को खा रहे हैं, तो उसे ड्रग्स एब्यूज बोला जाएगा। ठीक है। इफ़ ऑप्शन लीड टू ऑफ द एडिक्शन, वो क्या करेंगे, धीरे 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 उसकी लत लग जाएगी और हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, मतलब उनके लिए बहुत सारी, ठीक है, दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, एब्यूज तथा मिसयूज ऑफ ड्रग्स बोला जाता है। ठीक, ये हो जाएगा आपके बारे में। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास लिखा ड्रग्स मिस यूज इज द इम्प्रॉपर इनकरेक्ट यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओटीसी मेडिसिन, मतलब क्या कह रखा हो कह रहा, देखिए जो तुम्हारे पास प्रिस्क्राइब ड्रग्स है उसे इनकरेक्ट रूप से आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, जितना चाहिए उतना नहीं यूज कर रहे हैं, उससे इनकरेक्ट रूप से। ओटीसी मेडिसिन ओवर द काउंटर ड्रग्स होता है, ऐसी दवाइयाँ जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल जाती है, जैसे तुम्हारे पास दर्द की दवा होगा, गैस की दवा होगा, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, ये होगा। जैसे थोड़ा बहुत दर्द हो तो थोड़ा सा सह लेना चाहिए कि नहीं भाई तुरंत बहाने से दवाई खा लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, क्या लिख रखा तुम्हारे पास, इट डेंजरस, कभी कभी एब्यूज या मिस यूज ड्रग्स हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं, आदमी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। मिस यूज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी लिखा है प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, इसका मिस यूज लोग कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को ये यूज करेंगे, मतलब बिना डॉक्टर से सलाह लिए लोग दवाई प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे मिस यूज बोला जाएगा। लॉन्ग टाइम, ठीक है, लिखा है लॉन्ग टाइम ड्रग्स यूज विदाउट एनी रीजन, मतलब दवा को लंबे समय तक खा रहे हैं, रीजन भी कोई नहीं है। ठीक है वो चीज़ें होती हैं मिसयूज। मिसयूज ऑफ ओटीसी मेडिसिन, जो तुम्हारे पास ओटीसी मेडिसिन होती है उसका मिसयूज से भी क्या दिक्कतें हो सकती हैं, हमारे पास हो सकती हैं आपके बारे में। साइन एंड सिम्टम ऑफ ड्रग्स एब्यूज, कैसे तुम जानोगे कि बंदा है, ठीक है, वो ड्रग्स का यूज कर रहा है था मिसयूज कर रहा है। इग्नोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट स्कूल वर्क इन एट होम, मतलब वो क्या करेगा, इग्नोरिंग टाइप में थोड़ा सा करेगा, जैसे शराब वाले पीने वाले व्यक्ति देखेंगे किसी चीज़ को सीरियसली लेबर नहीं करते हैं। ठीक है, तो वही तरह होता है। टेकिंग ड्रग्स अंडर द डेंजर तथा रिस्क वाइल्ड हाई, मतलब यदि क्या करता है तो सोच सकते हो कभी कभी वो दवाइयाँ हैं डेंजर्स हो सकती हैं और कभी कभी हाई भी होने पर उन्हें रिस्क हो सकता है, आदमी की डेथ भी हो सकती है, तो ऐसे कईयों कारण हो सकता है। फेसिंग प्रॉब्लम इन फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी पर्सनल लाइफ, मतलब लोग करते हैं क्या है, जैसे तुम्हारे पास कोई फैमिली की प्रॉब्लम है, फेस नहीं कर पा रहा है तभी लत लग जाती है। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कतें हो सकती हैं। अब इसको कैसे कंट्रोल करना है, तो लिखा है तुम्हारे पास प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एब्यूज एंड मिस यूज ऑफ ड्रग्स, कैसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, लिखा है इवन दो ऑल एडिक्शन, लिखा एडिक्शन कैन नॉट बी क्योर बट पर्सन, ठीक है, पर्सन कैन ओवरकम एडिक्शन, मतलब जो तुम्हारे पास लत लग गई उसको पूरी तरह से हटा नहीं सकते, नहीं तो पागल साइको टाइप हो जाएगा, कम कर सकते हैं, धीरे 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 उसको हम कम किया जा सकता। अब तुम सोचो कोई ऐसी दवा थोड़ी नहीं कि मान लेते इनको नशा तुरंत छुड़वा दे, उसके लिए रोकने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। ठीक है, बट रोकना आप ही के ऊपर निर्भर करता है। एजुकेट अबाउट द डेंजर्स ऑफ द
ठीक है। ड्रग्स यूज मतलब ये बताना कि ये दवाइयाँ यदि आप लंबे समय तक खाएंगे तो आपके किडनी लीवर ये सब फेल होने का चांस बन सकता है। तो लोगों को एजुकेट करेंगे जो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड कम्युनिटी मतलब फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग सपोर्ट करेंगे तो वो भी कहेगा यार दवाई ववाई नहीं खाते हैं, रहने दो। ठीक है, तो ये काम कर जाता है। काउंसलिंग एंड तुम्हारे पास रिहेबिलिटेशन करना है। काउंसलिंग मतलब का प्रॉपर करना कि यहाँ पर इतने लोग हैं जो ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, अब कौन सी दवा का यूज कर रहे हैं उसका अल्टर थोड़ा सा एंटीटोड वगैरह देंगे जिससे वो छोड़ने की दवा मिल सके उसको। जैसे शराब को छुड़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, तो उस टाइप से बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है। स्ट्रिक्ट ला रेगुलेशन बहुत तगड़ा रूल लगा देना चाहिए। ठीक है, बट रूल का लगाएंगे, सरकार ही से प्रमोट करती है। जैसे अभी देखेंगे कोरोना में सबसे पहले क्या खुला था, एल्कोहल खुली थी, ला भैया खा कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब एल्कोहल ही पिला रहे। तो उसी तरह से अपने यूपी में देखा है तो दवाइयों पर रिस्ट्रिक्शन है बट कागजों में है, बाहरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसका लोगों को मोटिवेशन देना चाहिए। जैसे मान लेते कोई दवा खा लिया तो उसे मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा मोटिवेशन होगा उतना अच्छे से वो मैनेज कर पाएगा दवाओं को। ठीक है, तो ये हो सकता है आपके बारे में। ठीक है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया होगा वो, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है, डिफाइन द कोविड-19 मतलब सबसे पहले रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताना पड़ेगा, कोविड-19 के बारे में बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कोविड-19 सबसे पहले समझते हैं इन्फेक्शन गुरुदेव होता क्या है। ठीक है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन समझते हैं क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे। देखिए आपके सामने लिखा रिस्पायरेटरी डिजीज यानी इन्फेक्शन क्या होता है। कभी कभी सुने कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन कर देती है, तो वो हमारी सांस लेने में दिक्कत कर सकती है, तो उसी को इन्फेक्शन डिजीज बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है, रिस्पायरेटरी डिजीज वे बीमारियाँ होती हैं जो मानव के रिस्पायरेटरी, ठीक है, रिस्पायरेटरी यानी ट्रैक को इन्फेक्शन करती, क्या कर देती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन करती, उसको रिस्पायरेटरी डिजीज बोला जाता है। जिससे फेफड़े फेफड़े श्वास नली नाक गला ईटीसी में प्रॉब्लम होती है। अब यह रोग श्वसन लेने में कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। यदि रिस्पायरेटरी डिजीज आपको हो गई तो सांस लेने में आपको होगी थोड़ा सा कठिनाइयाँ होगी। जैसे एग्जांपल में कौन कौन सी बीमारी, अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, कोविड-19 हो गया, टीबी, ये सब जो बीमारियाँ होती है थोड़ा सा खतरनाक टाइप में होती है जो हमारे सांस लेने में दिक्कत कर सकती है। ये हो गया। उसके बाद हमसे कहा था, ठीक है, कोविड-19 के बारे में, तो आपके सामने सार्स अथवा कोविड-19 बात एक ही है। ठीक है, सार्स मतलब क्या होता है, ठीक है, सार स्टैंडर्ड फॉर सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज या सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये कौन है, हिंदी में ऑलरेडी करा दिया गया भाई, कितनी बार बोला जाए यार। ठीक है, उसे जाकर वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सार्स इज ए कम्युनिकेबल डिजीज कॉजेज बाय द वायरस। काश एक तुम्हारे पास सार्स यानी कोविड-19 तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास देखा जाए कौन सी बीमारी, कम्युनिकेबल, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, उसके कॉन्टेक्ट वगैरह में आएंगे तो। ठीक है, सार्स इज ए न्यू स्टेनिंग वर्जन ऑफ कोरोना वायरस। देखिए कोरोना वायरस का न्यू वर्जन तुम्हारे पास माना जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, अब सर नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा तो बताओ हम वीडियो ये कट कर देते हैं। चलो कट करके तुम्हें हम क्या कर देते हैं, नंबर खोज के तुम्हें हम नंबर पे सेंड कर देते हैं। चलो अभी करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। सार्स इज ए प्राइमरी इन्फेक्टेड अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम ट्रैक मतलब सबसे पहले क्या करेगी ये। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए, ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो क्या होगा तुम्हारे पास इन्फेक्शन को, सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम को, ये ट्रैक को इन्फेक्शन करेंगे। ठीक, फार्माकोग्नोसी कितनी बार कहीं नहीं पढ़ा तुम्हारे पास भाई, लो भैया। रुको हम तुम्हें पहले ब्लॉक ही कर देते हैं। ठीक है, जाओ अब नमस्ते हो जाओ तुम। ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक को सबसे तगड़ा इन्फेक्शन करता है। कॉजेटिव एजेंट देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, देखिए मेनली कॉजेज बाय द कोरोना वायरस मतलब ये क्या कर देते हैं, मेनली कॉजेज बाय कोरोना फैमिली से ये बिलोंग करता है, उसी को ये, ठीक है, दिक्कत करता है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है, सांस स्प्रेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कफिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, उससे होता है। हैंड शेकिंग किसी से हाथ मिलाएंगे उससे। टचिंग ऑब्जेक्ट देन ऑफ द टचिंग द फेस मतलब क्या कर देते हैं, जैसे कोई पर्सन है कोरोना ऑब्जेक्ट को छुआ हुआ,
ठीक है, वो हम अपने नाक के पास ले जाएंगे तो भी हमें कोरोना वायरस होने का चांस जा सकता है। ठीक है, सिम्टम्स देखा जाए तुम्हारे पास हाई फीवर तथा कोल्ड होगा तगड़ा, कफिंग होगी तगड़ा, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में आपकी थोड़ा सा तकलीफ होगी। उसके बाद तुम्हारे पास मसल पेन होगा। तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। अब प्रिवेंशन कैसे करना है, तुम्हारे पास प्रॉपर हैंड वॉश विथ सॉप, मतलब साफ के द्वारा क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर हैंड वॉश करना पड़ेगा। एवॉइड कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब क्या करना पड़ेगा, ऐसा तुम्हें ठीक है पर्सन से अवॉइड करना जिसको कोरोना वायरस ऑलरेडी हुआ है, उससे थोड़ा सा यानी मास्क का प्रयोग करेंगे, और तुम्हारे पास क्या करेंगे, सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और सारी बहुत परेशानियां जो होती हैं वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, छाप सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको दिख रहा होगा अगल बगल वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये हो गया। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में पूरा अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी छोटा मोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम इधर से थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा साइलेंट फीचर भी बता देंगे, अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। तो क्या लिख रखा है, द जॉइंट WHO, जिसे यूनिसेफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1978 में। ये हुआ था कहाँ पर, अल्मा, यानी अल्मा माटा तुम्हारे पास डी, ठीक है, USSR में, डिक्लेयर डेट। उसमें क्या किया गया था, सबसे पहले देखिए दो तीन चीज़ें इसमें ली गई थी। पहला एग्जिटिंग प्रोग्रेस, ठीक है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले अनइक्वलिटी, मतलब माना जाता है क्या कि कोई भी हमें बीमारी किसी को हुआ तो अनइक्वलिटी में हमें उपचार करना, कि हिंदू मुस्लिम काला गोरा ये सब नहीं करना है। ठीक है, इन द स्टेटस ऑफ द हेल्थ पीपल, ठीक है, यानी हेल्थ पीपल हो जाएगा तुम्हारे पास, पार्टिकुलर बिटवीन द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री एज वेल एज द विद इन द कंट्री इन द लिखा है पॉलिटिकली सोशली इकोनॉमी, और यानी क्या होता है अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक, ये पहला पॉइंट इसमें बोले। अल्मा आटा डिक्लेयर किया था 1978 में, और इमर्ज किया गया था मेजर माइलस्टोन में बताया गया था 20वीं सेंचुरी के अंतर्गत। इसमें बताया गया कि पब्लिक हेल्थ में, ठीक है, लिख रखा है फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ एट, तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, एट आइडेंटिफाइड प्राइमरी हेल्थ केयर एज दे आर द अटेनमेंट एट द गोल हेल्थ और ऑल अराउंड द ग्लोबल। मतलब क्या करे, कोई भी यदि पॉलिसी हो रही है तो पूरे ग्लोबल में वो क्या हो गई, हेल्थ से रिलेटेड, जैसे अभी कोरोना आया था तो पूरा हर एक देश मिलकर उससे लड़ने में मदद कर रहा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखा जाए तो कोरोना एक पेंडेमिक स्टेज ले चुका था, तो उसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी दी जाएगी। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए कोई देश अपना बना लिया क्या वैक्सीन, तो उस सब देश को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ, यानी तुम्हारे पास कहाँ किया गया, काजाख्स्तान में किया गया था, काजाख्स्तान में किया गया था। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब, यानी अब इसके बारे में थोड़ा सा आते हैं। ठीक, 1983 के बारे में, ये कब किया गया था, इनका मेन उद्देश्य क्या था, हेल्थ फॉर ऑल, तुम्हारे पास 2000 AD, मतलब तुम्हारे पास 2000, मतलब जो तुम्हारे पास 20 सेंचुरी बोला जाता है। द यानी लिखा यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन नहीं है, ओनियन नहीं, यूनियन है। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वेलफेयर फार्मुलेट किए थे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम 1983 में। मतलब बहुत सारे मिल के लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाए थे। ठीक है, एक पॉलिसी चलाए थे, इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तुम्हारे पास प्रिवेंटिंग, प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ और रिकवरी कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर, मतलब हमें क्या करना, बीमारियों को प्रिवेंट करना, प्रमोशन करना, हेल्थ को प्रमोट करना, पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करना, और जो भी कंडीशन है ख़राब हो रही तो उसे रिकवर करने की जिम्मेदारी इसमें दी गई थी। इसमें इनका साइलेंट फीचर तुम्हारे पास क्या होता है, क्रिएशन ऑफ द ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ द हेल्दी पीपल इन द कम्युनिटी, मतलब लोगों को क्रिएटिविटी बनाना है कि लोगों को अवेयर करना हेल्थ से प्रॉब्लम, यदि ठीक है हेल्थ से होने वाली प्रॉब्लम, डिजीज से होने वाली जो भी प्रॉब्लम है, ठीक, उस सबको मैनेज करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे डिजीज किसी को हो गया कोई, तो उससे कैसे बचा जा सकता कि हमारा हेल्थ थोड़ा सा मस्त हो सके, यानी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है डिजीज के कारण, उसको हमें क्या करना, लोगों को अवेयर करना है। सप्लाई टू, ठीक है, सप्लाई ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर देंगे, जितना शुद्ध पानी देंगे उतना काम होगा। बेसिक सैनिटाइजेशन, यानी सैनिटाइजेशन करेंगे। यूजुअली बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी पीपुल ऑफ द एफर्ट, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को उपयोग करना है जिससे हमारे पास हर एक पर्सन एफोर्ड कर सके। ठीक है, जैसे कोरोना में था तो देखेंगे सैनिटाइजर एटलीस्ट सब लोग एफोर्ड कर सकते हैं, मास्क हो गए, ये सब सावधानियां बरत सकते हैं।
ठीक है, तो ये सब दिक्कतें आएंगी तो उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। इट एक्सपेंड द प्राइवेट यानी क्यूरेटिव सेक्टर, यानी तुम्हारे पास क्यूरेटिव मतलब जो क्योर कर सके। हेल्प टू रिड्यूस द गवर्नमेंट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर होंगे तो उससे हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लोड कम पड़ेगा। ठीक है, ग्रेटर नो यानी लिखा ग्रेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कोऑर्डिनेशन मैंने तगड़ा होना चाहिए मेडिकल फील्ड में। तो ये हो गया 1986 में, से कई पॉलिसी चलाई गई थी, थोड़ा थोड़ा हम दिखा देते हैं आपको। दूसरी पॉलिसी चलाई गई थी कब, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में चलाई गई थी। ये तुम्हारे पास इसका बारे में थोड़ा सा, और इनका ऑब्जेक्टिव दिया गया यहाँ से, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो लिखना चाहेंगे थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, पीडीएफ में हम मेंशन कर देंगे। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ये किया गया था, 7 प्रोबेबिलिटी रखी गई, इसका मेन उद्देश्य क्या था जो आपके सामने दिया गया है। उसके बाद इनका गोल क्या था एक्चुअल में यहाँ पर भी दिया गया है, तो इस गोल को हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ जी, वैक्सीन क्या होता है और टाइप ऑफ यानी इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले वैक्सीन क्या होता है इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होती है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये लिख रखा है वैक्सीन, गुरुदेव क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वैक्सीन जैसे अभी कोरोना देखा जाए तो वैक्सीन लगा था, ठीक है, जैसे बहुत सारी बीमारियों का वैक्सीन आपको बचपन में ही लग जाती है। तो वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी टू पार्टिकुलेट इन्फेक्शन डिजीज, मतलब ये कुछ के पार्टिकुलेट डिजीज के लिए क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। जैसे कोरोना का वैक्सीन सूटेबल था, बीसीजी वैक्सीन टीबी के लिए होता है। इसी तरह से हर एक बीमारियों के लिए, जैसे हमारे हेपेटाइटिस हो गया तो उसके लिए वैक्सीन होगा जो सूटेबल होगा, अलग से होगा। तो वही चीज़ क्या होती है जो अलग अलग से की जाती है। तो क्या लिख रखा है, वैक्सीन स्टूमुलेट द बॉडी इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड तुम्हारे पास फाइट द अगेंस्ट रिमेंबर द फ्यूचर डिफेंस, मतलब क्या कर देती सबसे पहले वैक्सीन यदि लग जाएंगी तो कोई बीमारी आपको फ्यूचर में होने वाली है तो उससे लड़ने में वो क्या कर देगी भाई, मदद करेगी। ठीक है, तगड़ा वो प्रिवेंट करने का काम करेगी। ठीक, तो ये हो जाएगा। ये दो तरह का वैक्सीनेशन होता है, एक तुम्हारे पास क्या होता है, इसे एक्टिवेटेड बोलते हैं, इसे इनएक्टिवेटेड बोल सकते हैं। ये लाइव एंड यानी एट्यूनेटेड लिखा रहता है ना, तो ये इनएक्टिवेटेड है, तो ये एक्टिवेटेड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो क्या लिख रखा है, लाइव एन्यूएटेड वैक्सीन, इसमें क्या होता है, कंटेन वीक हार्मफुल लिविंग वायरस एंड बैक्टीरिया, मतलब सबसे जीवित तो रहते हैं बट उन्हें थोड़ा सा मार के उनकी एक्टिविटी को कम कर दिया जाता है। जैसे MMR मीसेल मम्स रूबेला होता है, BCG होता है, पोलियो, ये सब तुम्हारे पास लाइव एन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं। एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दे कंटेन द माइक्रो किल, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको किल करके हमारे शरीर के अंदर डाली, सर रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस ए वगैरह बी हो गया, इसके अंतर्गत यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फिर इम्यूनाइजेशन सामने हमने मेंशन कर दिया है। इम्यूनाइजेशन तरह का सिंपल से एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वैक्सीन का ही प्रयोग किया जाता है। इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ए पर्सन बिकम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज एंड थ्रू आउट द वैक्सीन, मतलब जो वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर चली गई, अब वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन हो गया तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाएगी। अब वो डिजीज यदि हमारे शरीर में आएगा तो तुरंत उसके मार के ख़त्म करने की जिम्मेदारी उसकी होगी, क्योंकि हमने इम्यूनाइजेशन करा लिया है। इट इज द इंट्रोड्यूस बाई एनी काइंड ऑफ डेड वीकेंड पैथोजन फॉर आर्टिफिशियल, मतलब क्या कर देते हैं, सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर डाल के उसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि भाई ये बीमारी यदि आएगी तो तुरंत इसके प्रति एंटीबॉडी बना लो, उसको तुरंत मार देना। ठीक है, डेवलप द इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज होता है। तो ये भी दो तरह के होते हैं, पहला तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, दूसरा पैसिव। एक्टिव मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसे हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। जैसे तुम्हारे पास इसका एग्जाम्पल MMR होता है, मीसल्स रूबी यानी मम्स और रूबेला वायरस होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए बी कुछ भी हो सकता है। इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, यानी एंटी वेनम ऑफ स्नैक, मतलब जो तुम्हारे पास पैसिव मतलब जो एक्वायर आप करते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास लिख रखा है, ठीक है, एंटी वेनम ऑफ स्नैक, स्नैक का जो एंटी वेनम होता है उस पर काम करता है, उसका इम्यूनोग्लोबिन इस पर काम करता है। तो ये दो तरह के तुम्हारे पास काम होते हैं। ठीक, और क्वेश्चन क्या पूछा बाबू, फार्माको इकोनॉमी क्या होती है, फार्माको इकोनॉमी के बारे में पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में बताना पड़ेगा। 9th नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, फार्माको इकोनॉमी क्या होती है इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा।
51 पेज नंबर, पेपर कॉपी 1 नंबर कहाँ दे रखा है जी 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 भाई भाई। फार्मको इकोनॉमी वो वेट करना पड़ता है, ठीक है रुक जाओ खोल लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर दिया गया फार्मको इकोनॉमी क्या होती है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में पूरा तुम्हें डिटेल में बता देना है। तो ये लिख रखा फार्मको इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, अब फार्मको इकोनॉमी देखिए, फार्मो मतलब ड्रग्स, इकोनॉमी मतलब थोड़ा सा लागत यानी पैसा के बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, फार्मको इकोनॉमी बोलते हैं। बस इतना ही को क्या कर देना है, आपको डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो लिखा फार्मको इकोनॉमी। फार्माको इकोनॉमी क्या होती है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमी डेट यूज कास्ट बेनिफिट होना चाहिए, कास्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए, कास्ट मिनिमाइजेशन होना चाहिए, और तुम्हारे पास एनालाइज फॉर द कंपेयरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी। मतलब क्या कर रहे थे, कोई बीमारी किसी को हो गई, ठीक, उसमें जो दवाइयाँ प्रयोग करना चाहिए, बेनिफिट भी कास्ट बेनिफिट होना चाहिए, कास्ट इफेक्टिव मतलब पैसा तो लगे बट इफेक्टिव तगड़ा होना चाहिए, और हो सके तो कास्ट कम से कम होना चाहिए। और एनालाइज करना, तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट है दोनों को कंपेयरिंग करना क्या चाहिए, प्रोडक्ट सूटेबल है इसके कंपेयर में। ठीक है, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम बनाना चाहिए कि कैसे हम ट्रीटमेंट करें। ठीक है, तो इसको फार्माको इकोनॉमी बोला जाता है। फार्माको इकोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फार्मा मतलब ड्रग्स, इकोनॉमी मतलब क्या होता है, फार्मा मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी मेडिसिन ड्रग्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। इकोनॉमी मतलब कास्ट यानी मनी हो सकता है। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक इकोनॉमी होता है, एक ह्यूमैनिटिज्म होता है। इकोनॉमी में तुम्हारे पास क्या होगा, कास्ट बेनिफिट के लिए किया जाता है। ठीक है, कास्ट बेनिफिट के लिए किया जाता है। दूसरा कास्ट इफेक्टिवनेस की यानी इफेक्टिवनेस के बारे में किया जाता है, कास्ट मिनिमाइजेशन से किया जाता है, कास्ट यूटिलिटी से किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आता है। ह्यूमैनिटिज्म में तुम्हारे पास देखा जाता है ये होती है क्वालिटी ऑफ है लाइफ, ये होती है पेशेंट है। ठीक है, प्रीफरेंस ये होता है, पेशेंट सर्टिफिकेशन इसी से होता है, क्योंकि पेशेंट सेटिस्फाई भी होना चाहिए। अब इनका मेन उद्देश्य क्या होता है आपको थोड़ा सा बता देना चाहिए। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो भी दवाइयाँ देना चाहिए उसका लागत कम से कम होना चाहिए, लिखा लागत मिनिमम होना चाहिए। ड्रग्स थेरेपी के संबंध में निर्णय लेने के लिए आवेदन पत्र होना चाहिए, मतलब जो तुम्हारे पास थेरेपी कर रहे हैं तो उसे प्रॉपर साइन वगैरह करा लेना चाहिए कि भाई हमारे साइड इफेक्ट वगैरह हो रहा है तो दिक्कत ना हो। मार्केट में हिस्सेदारी होना चाहिए, मार्केट वैल्यू में लंबे समय तक स्टेबल रखना चाहिए, तो इनका ये मेन उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया, लिखा इवेल्युएशन ऑफ। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल इवेल्युएशन, कैसे तुम इवेल्युएट कर सकते हो, सबसे पहले क्या कास्ट मिनिमाइज एनालिसिस करेंगे। कास्ट एनालिसिस मतलब क्या करेंगे, पैसा कम रहे और तगड़ा तगड़ा इफेक्टिवनेस रहे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, फार्माको इकोनॉमिक को थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास कास्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, जिसे हम CBA के नाम से जानते हैं। कास्ट यूटिलाइजेशन एनालिसिस होना चाहिए, मतलब जो दवाइयाँ पैसा तो लगा रहे हैं, बस जो तुम्हारे पास उपयोग में ला रहे हैं यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ये भी मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, कास्ट यूटिलाइजेशन ये होगा। कास्ट इफेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए, मतलब जो भी तुम्हारे पास उपयोग में दवाइयाँ ला रहे हैं इफेक्टिव हो है या नहीं, कि मतलब केवल खाया जा रहा है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने फार्माको इकोनॉमी के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुदेव क्या दिया है, माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो माल न्यूट्रिशन होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अब माल न्यूट्रिशन देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कईयों सारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन मतलब जो तुम्हारे पास न्यूट्रिशन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताना, प्रोटीन की कमी से, इतना समझिए, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, अब लिख रखा तुम्हारे देखिए प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज के बारे में, मतलब प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों को क्या बोलते हैं, मल न्यूट्रिशन ऑफ डिजीज बोला जाता है। तो क्या लिख रखा, लिखा द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन डिफिशियंसी स्टेट इज प्रोटीन कैलोरी मल न्यूट्रिशन बोला जाता है, जिसे हम PCM के नाम से, पैरासीटामॉल मत समझना भाई, P से प्रोटीन, C से कैलोरी, M से मल न्यूट्रिशन होता है, मतलब वो खाना वाना तो खा रहे बट उन्हें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, तो वो फ्रीक्वेंटली अफेक्ट द इन्फेक्ट इन तुम्हारे पास 1 to 3 ईयर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में क्या होता है जो भी पैदा हो रहे हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और 3 से लेकर 4 साल के जो बच्चे हैं उस पर भी इफेक्ट करेगा। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, पहला मेरास्मस डिजीज होती है। मेरास्मस डिजीज में होती क्या है, इन सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज होती है, मेनली इन चिल्ड्रन होता है, मतलब ये प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी होता है।
दे यूजली अफेक्ट द इन्फेंट, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं बिलो द एज ऑफ द 1 ईयर, 1 साल से जो नीचे रहते हैं उसमें देखने को मिलता है। इनकी जो तुम्हारे पास बेसिक कॉज है द मेरास्मस जो होता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, जैसे तुम्हारे पास सडन स्टॉपेज ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब क्या होगा, कोई फीमेल है तुरंत अपने बच्चे को दूध प्रॉपर नहीं पिला रही, तुरंत बंद कर दे रहे, उससे हो सकता है। डाइट पुअर इन कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन, मतलब तो डाइट ले रहे हैं बट उसमें न तो कार्बोहाइड्रेट है, न तो फैट है, न तो प्रोटीन, उससे भी हो सकती है। पुअर मदर हेल्थ, मतलब कोई ऐसी मम्मी है जिनको दूध पिला रही बट उसमें ये बहुत कमज़ोर है, मम्मी कमज़ोर है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब इसका सिम्टम, जैसे किसी पर्सन को मेरास्मस का सिम्टम तो दिखना चाहिए, लॉस वेडी यानी बॉडी वेट, मतलब एकदम से यानी दुबरा पतला हो जाएंगे, ठीक है, एकदम सुट्टूर आदमी हो जाएंगे। स्किन बिकम टू लूजली फोल्डेड, मतलब स्किन क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी और जगह जगह पे फोल्ड हो जाएगी, जैसे झुर्रिया बोलते हैं वैसा हो जाएगा। फेस बिकम टू थिन, मतलब यानी फेस क्या हो जाएगा, उनका पतला हो जाएगा। रिप्स ऑफ द क्लियरली सीन, मतलब जो हड्डियां हो रही ऊपर से ही दिखेगी, ठीक, तो ये सिम्टम हो जाएगा आपके बारे में। क्वासिकर पे आते हैं, ये भी तुम्हारे पास एक प्रोटीन से डिफिशियंसी होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है, क्या लिख रखा है, इट इज आल्सो ए सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज मेनली इन चिल्ड्रन, मतलब ये देखा जाए तो मुख्यतः कितने बच्चों में होता है। क्वासिकर इज ए, तुम्हारे पास क्वासिकर इज ए घैनेरियन टर्म द मीन ऑफ द, ठीक, सिकनेस बोला जाता है, जिसे बीमारी बोलता जाता है, ठीक। अब इसमें तुम्हारे पास कॉजेज क्या था, प्रोटीन डाइट यानी डिफिशियंसी डाइट, मतलब तो भोजन खा रहे बट उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है, ठीक है। इल, तुम्हारे पास इल स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चे हमेशा हमेशा क्या रहेंगे, बीमार रहेंगे, उससे होता है। पुअर मेंटल हेल्थ, मतलब यदि ये क्वासिकल हो जाएगा तो उनका बुद्धि का विकास प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये मेरास्मस का कंडीशन था। तो इस तरह से देखा जाए तो न्यूट्रिशन ये हमारे पास ख़त्म हो चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे कह दिया बैलेंस डाइट क्या होता है। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, इसको पूरा अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे बैलेंस डाइट क्या होता है, जैसे जो खाना खा रहे हैं तो प्रॉपर अमाउंट में सब कुछ होना कंपलसरी होता है, ठीक है, कंपलसरी होता है, उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने दे रखा बैलेंस डाइट। 1 मिनट भाई, पानी पी कर आते हैं तो आगे की तरह जनरली को रखा जाएगा, ठीक है। ठीक। अब हम आते हैं किस पे, बैलेंस डाइट पे। अब गुरुदेव बैलेंस डाइट क्या होता है इसके बारे में आप समझते हैं। कभी कभी सुने होंगे आपकी मम्मी कहती हैं बाबू चावल दाल रोटी सब्जी सलाद वह सब कुछ खाना चाहिए, तो उसी को बैलेंस डाइट बोलते हैं, बस सिंपल सा। क्या लिखा है, ए बैलेंस अथवा कंप्लीट डाइट इज अ वन विच प्रोवाइड द रिक्वायर अमाउंट ऑफ द ऑल necessary nutrition that supply require energy is in the body as well as the maintain प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, फंक्शन ऑफ बॉडी। यदि नॉर्मल हो रहे तो समझो बैलेंस डाइट आप कर रहे हैं, मतलब हमें ग्रोथ के लिए जितना रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी फंक्शन के लिए जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए उस सबको बैलेंस डाइट कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट, अब बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी होता है, बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए, अब बैलेंस डाइट करेंगे तो हमें इंक्रीज एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी हमारी इम्यूनिटी उतना मस्त रहेगी। इम्प्रूव बॉडी फंक्शन, मतलब यदि आप भोजन अच्छे से किए रहेंगे तो आपका बॉडी फंक्शन प्रॉपर काम करेगा। इम्प्रूव स्टोरेज, मतलब क्या करेंगे, ये यानी स्ट्रांग दे रखा, मतलब कहते हैं हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हड्डियाँ बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है, ये आपकी शरीर बहुत स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि अब प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो उस सब का कारण हो सकता है।
एवॉइड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मतलब क्या करना है, न्यूट्रिशन से होने वाली जो भी डिफिशियंसी उसे अवॉइड करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीमारी न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहे हो तो बीमारियाँ तो आई नहीं करेगी, काम हो जाएगा मस्त तरीके से। रिड्यूस सिम्टम्स अलाउ, ठीक है, अलाउ एंड द इंडिविजुअल टू बेटर मैनेजमेंट इलनेस, मतलब क्या होता है, यदि आपको बीमार पड़ रहे हैं तो आपके पास बैलेंस डाइट कर ले रहे हैं तो अपना फिट ही आ जाएगा अपने आप। ठीक है, वो सिम्टम देखने को कम मिलेगा। फाइट अगेंस्ट डिजीज, ठीक है, फाइट डिजीज ऑर्गेनिज्म, कॉज देखा, कॉजेज ऑर्गेनिज्म और स्ट्रेस, मतलब क्या करेंगे, जो भी बीमारियों से लड़ने वाली बीमारी से, ठीक है, से लड़ने में मदद करेगा, मतलब जो बीमारी हमारे शरीर में आएगी तो उसे लड़ लेगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट है, क्योंकि हमने बैलेंस डाइट ले रखा है। ठीक, ये हो सकता है। स्ट्रेस, मतलब यदि आप प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट लेते हैं तो स्ट्रेस भी आपका, चिंता भी कम होगा। इससे होने बीमारियाँ, क्वासिकर पढ़े हैं, मिरासमस अभी आप प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज पढ़े हुए हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर आती हैं। यदि सही से भोजन नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। फूड पॉइजनिंग गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फूड पॉइजनिंग 12 नंबर। ठीक है, 72 पेज पे फूड पॉइजनिंग। ठीक है, हिंदी वाला थोड़ा सा लिख लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हाँ, फूड पॉइजनिंग क्या होता है आपके सामने दिया गया है, सब कुछ थोड़ा सा है। ठीक है, इंग्लिश में यही सब थोड़ा सा ये पे लिखा गया बस। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, कभी कभी देखेंगे खाने में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाए, या कोई बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस कुछ भी ग्रो कर जाए, जिससे हमारे भोजन की क्वालिटी क्या कर दे बाबू, खराब हो जाती है। क्या कर देती है, भोजन की क्वालिटी खराब हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं हमारे पास, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। कभी कभी देखेंगे कि दूषित कोई, इसलिए बसिया वगैरह खाना नहीं खाना चाहिए। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। फूड पॉइजनिंग को फूड बर्न डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, फूड पॉइजनिंग तब होता है जब कोई व्यक्ति दूषित भोजन, दूषित पानी आदि का यानी सेवन से बीमार पड़ जाता है तो उसे फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक है, फूड पॉइजनिंग में बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, फूड को पॉइजन उत्पन्न करेगा, मतलब जहरीला बना देगा, तो उसको यदि खाएंगे तो जाहिर सी बात आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ये सब दिक्कतें हो सकती है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तुम्हारे पास क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, पैरासाइट, वायरस, कुछ भी हो सकता है जो हमारे पास फूड पॉइजनिंग का काम करेगा। जैसे सोलमोनेला फैमिली में तुम्हारे पास ये यदि आएगा तो सोलमोनेला टाइप ही यानी टाइफाइड आपको देखने को मिलेगा। विब्रियो कालरा से हो सकता है। ठीक है, विब्रियो कालरा हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, कॉलरा हो सकता है, विब्रियो कालरा हो सकता है, ईसर्चिया कोलाई बैक्टीरिया हो सकता है। ये सब हमारे डिजीज कॉजेज कर सकते हैं। फंगल में देखा जाए तो एस्परजिलस स्पीसीज के अंतर्गत तुम्हारे पास आते हैं, ये भी फूड पॉइजनिंग करते हैं। नेक्स्ट में पैरासाइट में तुम्हारे पास क्या होगा, क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस होता है, तो ये भी हो सकता है। वायरस में तुम्हारे पास हेपेटाइटिस आते हैं, तो ये सब बीमारियां आपको हो सकती है। साइन और सिम्टम देखा जाए तो क्या होगा, पेट दर्द होगा यानी स्टमक एक होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगी, थकान, ये सब यदि रहेगी तो समझना फूड पॉइजनिंग का केसेस बन जाएगा। ट्रीटमेंट, ORS का प्रॉपर घोल देना, क्यों? क्योंकि फूड पॉइजनिंग में वाटर का लॉस तगड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि वोमिटिंग और डायरिया होगा तो ब्लड का यानी वाटर का लॉस होगा, तो उसे मेंटेन करने के लिए प्रॉपर ORS घोल देना है। अधिक मात्रा में पानी पीना भी है, बाद में एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है, जैसे एमॉक्सिसिलिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, नॉरफ्लॉक्सटिजेड हो गया, मेट्रोजिल हो गया, तो ऐसे कईयों प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा फूड पॉइजनिंग के बारे में। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या दिया है जी, फूड पॉइजनिंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में बताना पड़ेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर मिलेनियम डेवलपमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग में ही देखे थे मिलेनियम डेवलपमेंट क्या होता है, और ये भी मस्त टॉपिक है एकदम से। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट को आपको डिफाइन कर देना है। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में आपके सामने दिया गया। मिलेनियम डेवलपमेंट क्या होता है, नॉर्मली जैसे आप किसके किसके बारे में, भूखमरी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, मोर्टलिटी, चाइल्ड के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो उसी को डेवलप करने के बारे में जो इसकी जिम्मेदारी होती है उसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल करते हैं। तो क्या लिखा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबल द सेट द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इंक्लूडिंग 8 गोल। याद रखना 8 गोल इसमें होता, तो ये चीज़ आपको भूलना नहीं, आठों लिखना ही लिखना पड़ेगा। साइन अंडर द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन। ठीक है, सितंबर 2000 मतलब सितंबर 2000 में ये फॉलो किया गया था, और बोला गया था कि भाई इसमें जितने भी तुम्हारे पास मेंबर देश के हैं, अपने देश में ये सब चीज़ 8 गोल करना पड़ेगा।
ऑल 90, ठीक है, ऑल तुम्हारे पास 191 यूएन मेंबर, मतलब इतने तुम्हारे पास यूनाइटेड नेशन मेंबर्स स्टेट हुए थे और एग्री किए थे और अचीव मतलब साइन किए गए थे, ठीक है, MDG बाय द ईयर 2015 में। अकॉर्डिंग टू यूनियन यानी मिलीनियम डेवलपमेंट डिक्लेयर वर्ल्ड लीडर, यानी वर्ल्ड लीडर में तुम्हारे पास कम्युनिटी कॉम्बेट पुबर्टी मतलब गरीबी भूखमरी डिजीज से रिलेटेड तुम्हारे पास, और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन मतलब ये अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब औरतों के खिलाफ हमें कुछ भी गलत नहीं कहना है, ठीक, ये होगा। तो इसमें 8 गोल थे, 8 गोल को याद रखना। पहला, इरिडिकेटेड स्टे द पॉवर्टी एंड हैंगर मतलब अपने देश में गरीबी तथा भूखमरी को कम करना है, पहला स्टेप था। नेक्स्ट में टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन मतलब हो सके तो कम से कम लोगों को एजुकेट प्राइमरी लेवल तक होना ही होना चाहिए। यदि और पढ़ना चाहते हो तो तगड़ा कितना भी पढ़ा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ये होना चाहिए। टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड इम्प्रूव वुमेन मतलब लोगों को ऐसा करना चाहिए कि जितना जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए कि मेल और फीमेल में भेदभाव न होना चाहिए। इम्प्रूव वुमेन मतलब औरतों को क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे अभी देखेंगे छोटे क्लास में पढ़ेंगे लड़की लड़का एक समान फिर क्यों वेट करे इंसान, ऐसे सुने होंगे, तो वही चीज होना चाहिए। रिड्यूस चाइल्ड मोर्ट यानी क्या लिखा, मोर्टलिटी जो बच्चे छोटे बचपन से ही मर रहे हैं भूख के कारण बीमारी के कारण, उसको हमें रिड्यूस करना, कम कम करना है। इम्प्रूव देखा, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ को क्या करना, हमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो ऐसे कईयों कंडीशन हो सकते हैं। तो ये कितना हो गए, 2 4 5 हो गया, 3 आपको 8 गोल में से कोई गोल छूटना नहीं चाहिए, इतना याद रखें। कम्बोड द HIV एड्स मलेरिया तथा अदर डी, इधर उधर कर सकते बट पॉइंट 8 होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, एड्स यानी HIV मलेरिया ये सब डिजीज से हमें क्या करना है, करना कौन सा दवा काम प्रयोग करना है, ये सब चीज़ मैनेज करना देश का मिलीनियम गोल के अंतर्गत आता है। टू इंश्योर, ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब हमें इन्वायरमेंट को सस्टेन रखना कि नहीं खराब करते जाएं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है, वैसा काम होना चाहिए। टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट मतलब क्या कर देता है, जब बताओ कोई भी देश है जितना भी पार्टनरशिप पे काम करना है, जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ जैसे वातावरण को शुद्ध करना है तो सोसाइटी के सभी लोगों को मिल जाना है, ठीक है, कि भाई हमने ठाना है पेड़ लगाना है तो पर्यावरण को स्वस्थ बनाना है, ठीक, तो ये सब सिस्टम होना चाहिए, ठीक, तो जो हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत आता है, ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ पूछा अब, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, इसके बारे में तुम्हें अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, जैसे मम्मी होती है ना बॉटल फीडिंग करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कोई फीमेल है अपने स्तन से कैसे दूध पिलाती है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये भी थोड़ा सा बता देना है, ठीक है। तो ये लिख रखा ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है। ब्रेस्ट फीडिंग जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं स्तनपान बोला जाता है। जैसे भी कोई बेबी हुआ तो मम्मी अपने स्तन से उसको दूध पिलाती है, बहुत सूटेबल है, कम से कम 6 महीना से 1 साल तक दूध पिलाना ही पिलाना चाहिए अपने स्तन से, नेप्पल ओप्पल पर प्रयोग ना कीजिए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। क्या लिख रखा, डूरिंग द प्रेगनेंसी वोमेन शुड बी आइडियल इन काउंसिल ऑन द बेनिफिट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जब वो क्या कर देते हैं बेबी को बर्थ कराती हैं तब उन्हें भी बहुत सारे बेनिफिट होता है, किसके लिए, मम्मी के लिए भी होता है और बच्चे के लिए भी होता है। वोमेन है द प्राइमरी ग्लैंड यानी सॉरी मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस द मिल्क फॉर, ठीक है, बेबी आफ्टर बर्थ मतलब क्या हो गया, फीमेल के पास मेमरी ग्लैंड होती है, मेमरी ग्लैंड मतलब समझते हो, ये पानी गिर गया जी, ठीक, उनके पास मेमोरी ग्लैंड है जिससे वो दूध निकलता है और बेबी को क्या कर देती है वो पिलाती हैं। अब कंपेरिजन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क में क्या क्या चीज़ होता है। सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क में देखा जाए तो तुम्हारे पास एंटी इन्फेक्टिव नेचर का होता है, मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। अभी दूध तुम खरीद के लाओ तो उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट मम्मी के दूध में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मम्मी का जो पहला दूध होता है उसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोला जाता है, और उसमें बहुत सारे एंटीबॉडी, बहुत सारे प्रोटीन, मिनरल, फैट, लिपिड सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होते हैं जो बेबी के लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। आल्सो हैव द साल्ट, इसमें साल्ट की मात्रा होती है, विटामिन सी यानी ए होता, सी होता, डी, ये सब चीज़ तुम्हारे पास इसी के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिशन हो जाएगा आपके बारे में। नेक्स्ट में लिख रखा इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, किसके लिए, बच्ची के लिए क्या फ़ायदा है और मम्मी के लिए क्या फ़ायदा, दोनों के लिए फ़ायदा है, तो हमें क्या करना, थोड़ा थोड़ा लिख देना है। तो सबसे पहले लिखें एडवांटेज ऑफ बेबी, बेबी के लिए क्या एडवांटेज है, एडवांटेज टू बेबी,
देखिए बेबी क्या करेगा, इट कंटेन द न्यूट्रिशन रिक्वायर बाई एन, यानी ये होगा इन्फेंट, इन्फेंट इन द, ठीक है, आप यानी फर्स्ट 6 मंथ, मतलब बेबी को कम से कम 6 महीने तक दूध पिलाना ही पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन होता है, आयरन होता है, वाटर होता है, और लैक्टेशन मोर देन मिल्क होता है। लाइपेज इन इजी, क्या लाइपेज टू डाइजेस्ट फैट, मतलब लाइपेज क्या कर देता है, फैट को डाइजेशन में मदद करता है। ठीक, अब कारण बताते हैं, ठीक है, क्यों बेबी के लिए क्या फायदा होता है। देखिए ये जो मम्मी का दूध होता है बेबी आराम से डाइजेशन कर सकता है, तो लिखा है इट, ठीक है, इट गेट इजिली डाइजेशन असिमिलेट कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है, इजिली डाइजेस्ट कर सकता है और असिमिलेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, बॉडी ग्रोथ में मस्त हो जाएगा। ठीक है, यानी जो मम्मी का दूध होता है उसमें नो माइक्रोबियल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते जो बीमारी कर सकें, ठीक है, तो उससे बचाते हैं। इट मेंटेन द राइट बॉडी टेम्परेचर, मतलब हमारे दूध क्या कर देता है, वो हमारी बेबी का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, जो बहुत सूटेबल होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है, तुम्हारे पास क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर होगा, इम्प्रूव द इन्फेंट ऑफ द आईक्यू लेवल, मतलब जो तुम्हारे पास बेबी होता है उसका आईक्यू लेवल को बढ़ाने में मदद करता है ये। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, कहाँ चले गए, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड बेबी अदर डिजीज, मतलब बेबी को क्या कर देता है, हार्ट अटैक तथा अदर डिजीज से बचने में मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि मम्मी उन्हें क्या कर देती है, दूध फीडिंग करा रही हैं। फैसिलेटिंग, देखो फैसिलेटेड द बॉन्डिंग बिटवीन द मम्मी एंड चाइल्ड, मतलब मम्मी और बच्चे के बीच में क्या होती हैं बाइंडिंग कैपेसिटी तगड़ा हो जाती है। तो ये बच्चे के लिए फ़ायदा। अब मम्मी के लिए तुम्हारे पास क्या फ़ायदा, यहाँ पर नीचे लिखा गया है। ठीक है, नीचे क्या लिख रखा है, मम्मी के लिए क्या होता है, इट रिड्यूस द, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेस्ट यूट्राइन तथा ओवेरियन कैंसर, मतलब जो मम्मी हैं, ठीक है, उन्हें कैंसर का होने का जो खतरा हो रहा है वो कम हो जाएगा। कौन कौन सा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, छाती वाला कैंसर, यूट्राइन मतलब बच्चेदानी वाला, और ओवेरियन मतलब बच्चेदानी के जो बगल में ओवरी जो एग निकालता वो कैंसर से आराम से बेबी हो जाए, मदर बच सकती है। तो ये मम्मी के लिए फायदा। इट प्रमोट द मदर अगेन द, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस एंड यूटीआई, ठीक है, मतलब ये ओस्टियोपोरोसिस मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, हड्डी वाला चीज़ें, वो सब चीज़ें हो सकती हैं, ये सबसे हमारे पास मेंटेन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, अब इसमें देखिए मम्मी के लिए क्या होगा, सेव टाइम, टाइम सेव होगा, इफर्ट होगा, मनी भी बचेगा, और कंपोज टू अदर फार्मूला फीडिंग। अब बताओ तुम्हारे पास उस तरह से हमें फार्मूला, ठीक है, मार्केट में भी नहीं मिलेगा जो मम्मी के दूध के अल्टरनेट हो सकता है, उसका सब्स्टिट्यूट थोड़ा बहुत मैच कराते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं मैच करा सकते, क्योंकि ठीक है, लेस चांस टू प्रेगनेंसी एट 6 मंथ, मतलब 6 माह तक तो क्या कर सकती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लैक्टेशन पीरियड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ओवरी से एग वगैरह निकलता है, वो सब हमारे पास हार्मोनल लेवल लो हो जाता है, जो फर्टिलाइजेशन में समर्थ नहीं होता। तो 6 महीने तक यदि बेबी को दूध पिला रहे हैं तो प्रेगनेंसी होने की चांस क्या हो जाती है, कम हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुदेव क्या पूछा हुआ है, ब्रेस्ट फीडिंग न्यूट्रासूटिकल क्या होता है, इसको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यानी न्यूट्रासूटिकल क्या होता है, 15 नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन था, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया यहाँ से, और रुक जाओ। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग तो हो गया, हमने देख लिया मम्मी उम्मी के लिए न्यूट्रासूटिकल 15 नंबर। ठीक है, 11 नंबर पे आते हैं, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, माने ना माने हम तेरे दीवाने। न्यूट्रासूटिकल क्या होता है, अब इसके बारे में समझिए। कभी कभी आप देखिए खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसमें दाल चावल रोटी सब्जी ये सब सारी चीज़ें थी, बट अब हम खाने में क्या कर देते हैं, थोड़ा सा दवाइयों की प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की यानी एक्टिविटी ऐड कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रासूटिकल बोलते हैं। न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन, सूटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब मेडिसिन होता है। द टर्म न्यूट्रासूटिकल वाज क्वाइन बाई, ठीक है, क्वाइन फॉर न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल 1989 में किया गया था, स्टेफन डेफलिस के द्वारा किया गया था, स्टेफन डेफलिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, सोच सकते हो वैज्ञानिक खतरनाक थे। अब इसमें इसकी डिफिनेशन क्या होती है, न्यूट्रासूटिकल डिफिनेशन क्या होती है, न्यूट्रासूटिकल कैन बी डिफाइन एज ए फूड या पार्ट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड द मेडिसिनल तथा हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मतलब ऐसा भोजन जिसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल चीज़ें रहती हैं जो क्या कर देती हैं,
हमें बीमारियों से भी बचाती हैं, ठीक है। बीमारियों से भी बचाती हैं, देखो हेल्थ बेनिफिट भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और हेल्थ बेनिफिट के लिए होती है, बीमारियों से बचाती हैं, और डिजीज को ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है, उसी को न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। अब इसमें तुम्हारे पास लिखा कैटेगरी कौन कौन से खाना आते हैं। द फूड सोर्स यूज द न्यूट्रास्यूटिकल आर न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज। पहले तुम्हारे पास डाइटरी फाइबर आते हैं, जो आप भी पढ़ चुके हैं, डाइटरी फाइबर के बारे में आप पढ़ भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बहुत सारे प्रोबायोटिक आते हैं, प्रीबायोटिक आते हैं, विटामिन आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आते हैं, स्पाइस आते हैं, फैटी एसिड, ये सब में देखा जाए, ठीक है। अब प्रेजेंट होता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट लिए तो हमारे पास क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट जूस वगैरह आते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं, जैसे मल्टीविटामिन आ गया, ऐसे ऐसे कुछ खाना खाएंगे जिसमें तुम्हारे पास मल्टीविटामिन प्रॉपर्टी रहेगी। ऐसे भी कहते हैं ब्रोकली हो गया, तो ब्रोकली बोलते हैं हार्ट अटैक के लिए, शुगर के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, क्यों, क्योंकि मॉडिफिकेशन से बनाई गई है, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास फूड के साथ साथ न्यूट्रिशन के साथ साथ देखा जाए तो थेरेपेटिक वैल्यू भी उसमें उपस्थित है, यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की उपस्थिति प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे न्यूट्रास्यूटिकल बोला जाता है। ये हो गया। आपके बाद न्यूट्रास्यूटिकल आएगा तो क्या करने के, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे इनके बारे में, डायरेक्टली यानी लिख देंगे, काम हो जाएगा। फिलेरियासिस क्या होता है, फालेरियासिस ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। 16 नंबर करेंगे, फिलेरियासिस आते हैं, ठीक है। फलेरिया यानी कि तुम्हारे पास फलेरिया से होने वाली बीमारी, उसी को फलेरियासिस बोलते हैं, बस काम खत्म। तो फलेरिया क्या होता है आपके सामने दिया गया है, ठीक। फलेरिया क्या होता है, फलेरिया इज कॉज बाय स्वेलिंग ऑफ लिम्ब, मतलब ये लिम्ब हमारा स्वेलिंग हो जाएगा। अब लिम्ब गुरुदेव क्या होता है, जैसे अब देखिए होता क्या, अब उसको तुम समझो, देखिए ये हमारे पास हड्डी होती है, हड्डी के ऊपर मसल होता है, ठीक है। ये जो फलेरियासिस होता है ना, तो मसल के ऊपर रहता है ना, तो हड्डी के अंदर रहता है, तो बीच में रहता है, तो इसको क्या कर देता है, इससे ग्रोथ बनाता है। तब फलेरियासिस कॉज है स्वेलिंग ऑफ लिम्ब होता है। फलेरियासिस आल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस डिजीज, मतलब एलिफेंटियासिस डिजीज बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट में लिखा इट इज ए ट्रॉपिकल डिजीज बोलते हैं, कॉज बाय द फलेरिया वर्म, ये किससे होता है, फलेरिया वर्म से होने वाली बीमारी होती है। इसका काजेटिव एजेंट क्या होता है, निमेटोड, ठीक है, पैरासाइट निमेटोड, सच है तुम्हारे पास बाउचेरिया बनकप्टाई होता है, बिगोरिया मलाबाई होता है, और बिगोरिया टिमुराई होता है। तो ये सब तुम्हारे इसी के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से, बाउचेरिया बनकप्टाई होता है, बिगोरिया यानी बिगोरिया मलाई होता है, बिगोरिया टिमुराई होता है। तो ऐसे बहुत सारे भी आते हैं जो क्या कर देते हैं, फलेरिया कॉजेज करते हैं, बट मेनली देखा जाए तुम्हारे पास बाउचेरिया बनकप्टाई होता है, जो मेन कॉजेज करने का काम होता है, ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये एक आदमी से दूसरे आदमी को कैसे फैलता है, एक मॉस्क्यूटो होता है, देखो स्प्रेड फ्रॉम द बाइट ऑफ मॉस्क्यूटो, ठीक है। कौन सा मॉस्क्यूटो, मेंसोनोइड मॉस्क्यूटो फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। कहने का मतलब मान लेते कोई एक पर्सन ए है और ये बी पर्सन है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, क्या हो गया, एक इन्फेक्टेड पर्सन है, बट ये हेल्दी पर्सन है, क्या हो गया, हेल्दी पर्सन है। अब ये मॉस्क्यूटो आएगा, ठीक है, हेल्दी पर्सन है, ये मॉस्क्यूटो आएगा, इससे काटेगा, इससे काट के इसमें काटेगा, तो जो भी तुम्हारे पास है, ठीक है, निमेटोइड है, बाउचेरिया बनकप्टाई, इसके लार के द्वारा, खून के द्वारा इसके अंदर चले जाएंगे, तो ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। रोकना कैसे है, तुम्हें प्रिवेंशन कैसे करना है, यूज मॉस्क्यूटो रिप्लिकेंट, मतलब जो तुम्हारे पास मच्छर वाले रिप्लिकेंट होते हैं उसका उपयोग करेंगे। कीप सराउंडिंग क्लीन, मतलब अपने अगल बगल साफ सफाई रखेंगे, मॉस्क्यूटो नहीं पनपने देंगे। नेट मॉस्क्यूटो मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे। ट्रीटमेंट में देखा जाए तुम्हारे पास DEC मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, डाईइथाइल कार्बो, ठीक है, कार्बामाजिन का उपयोग करेंगे। यूज ऑफ द आइवरमेक्टिन अल्बेंडाजोल का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ एंटी हेल्मिंथस ड्रग, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो एंटी हेल्मिंथस होती है, जो तुम्हारे पास वर्म को मारने के लिए उपयोग की जाती है, उसी को एंटी हेल्मिंथस ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये हो गया भाई इनके बारे में, फलेरिया के बारे में। अब फलेरिया आएगा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना, काजेटिव एजेंट लिख देना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिख देना, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट लिख के काम खत्म हो जाएगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दीजिए। तो आपके सामने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन दिया गया है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, नाम से ही पता है, इन्वायरमेंट को जो पॉल्यूशन करता है उसी को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, देखिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रिफर टू, ठीक है, ये कौन है जी, रिफर टू कंटामिनेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंटल, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब ड्यू टू द हार्मफुल
सब्सटेन एन एक्टिविटी जो क्या कर देते हैं हार्मफुल एक्टिविटी, मतलब क्या कर देते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जैसे कोई भी नेचर को खराब करता है, चाहे वो पानी को खराब करे, चाहे वाटर को खराब करे, चाहे सॉइल को खराब करे, सब कुछ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। ठीक, अब ये होते हैं निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, मतलब जिससे हमारे पास ह्यूमन हेल्थ पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वाइल्ड लाइफ पर और प्लांट पे भी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसी को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसका टाइप देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले एयर पॉल्यूशन। जैसे एयर पॉल्यूशन में तुम्हारे पास देखा जाए तो व्हीकल से निकलने वाली धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाली फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, ये सब से निकलती। अब ये सब दूषित होगी तो हमें रिस्पायरेटरी डिजीज, अस्थमा वगैरह हो सकता है। वाटर पॉल्यूशन, जो भी तुम्हारे पास बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज से वेस्टेज निकलता है, जो हमारे गाँव यानी शहर से सीवेज निकलता है, गाँव से निकलता है, ऑयल स्पोजिंग हो जाती है, पेस्टिसाइड, ये सब पानी में छोड़े जाएंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा। इससे वाटर बर्ड, जिसे टाइफाइड होगा, जॉन्डिस, ये सब डिजीज देखने को मिल सकती है। सॉइल पॉल्यूशन तुम्हारे पास क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे और प्लास्टिक वेस्टेज का। अभी बताओ सॉइल धीरे धीरे खराब होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हार्मफुल क्रॉप, मतलब ये हमारे पास जो क्रॉप रहेगी धीरे धीरे खराब हो जाएगी। नॉइज पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो मोटर व्हीकल होते हैं, एयर जेट होते हैं, उनसे निकलने के। थर्मल पॉल्यूशन, जो तुम्हारे पास थर्मल पावर प्लांट होते हैं उससे होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, जो तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है, इन सबसे पॉल्यूशन होता है तो वो भी बोला जाता है। ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है इसके बारे में 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है इनके बारे में थोड़ा सा बता देना है। डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में ये आपके सामने लिख रखा है डाइटरी सप्लीमेंट। अब गुरुदेव डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है इनके बारे में हम समझते हैं। देखिए, डाइटरी सप्लीमेंट हेल्थ तथा एजुकेशन, ठीक है, एक्ट 1994 में डिफाइन किया गया था। डाइटरी सप्लीमेंट इज अ प्रोडक्ट इंटेंड टू सप्लीमेंट द डाइट टू इन्हांस हेल्थ, मतलब डाइटरी सप्लीमेंट देखा जाए तो एक तरह का ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो हमारे पास हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हेल्थ को इन्हांस करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसी को डाइटरी सप्लीमेंट बोला जाता है। सिंपल सा समझिए, बस काम खत्म। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके बारे में। दीज दीज तुम्हारे पास क्या होता है, दीज सप्लीमेंट इंक्लूडिंग विटामिन हो सकता है, मिनरल हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी हो सकता है। ठीक, डाइटरी सप्लीमेंट आर द मार्केट, टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में, सॉफ्ट जेल के रूप में मार्केट में आते हैं। कहते हैं ये भाई खा लो, दिन भर भोजन नहीं करोगे तभी कोई टेंशन नहीं है, ऐसा होता है। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तुम्हारे पास नेचुरल हो सकता है, एक तुम्हारे पास सिंथेटिक हो सकता है। नेचुरल में तुम्हारे पास कैल्शियम, आयरन, जिंक वगैरह आते हैं। सिंथेटिक में यानी लैक्टोबैसिलस आता है, प्रोटीएज वगैरह आते हैं, जैसे प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक वगैरह आते हैं। और टाइप में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, मिनरल हो सकते हैं, हर्बल सप्लीमेंट, ये सब कुछ भी हो सकते हैं। जैसे विटामिन की अभी ऐसा कोई चीज़ बना दे जो विटामिन के सप्लीमेंट की तरह हम यूज करें और सब कुछ मेंटेन करके अपने आप दे दे, तो ऐसा होना चाहिए। मिनरल जो तुम्हारे पास जैसे घेघा रोग हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, तो ये सब उसी से मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं होता है। अब बेनिफिट में तुम्हारे पास देखा जाए, सपोर्ट इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है, ये सपोर्ट करने का काम करते हैं। इम्प्रूव बोन हेल्थ, मतलब ये बोन को क्या कर देते हैं, हेल्दी बनाते हैं डाइटरी सप्लीमेंट। और तुम्हारे पास मसल ग्रोथ में मदद करते हैं, जो जिम वाले होते हैं ना तो कहते हैं डाइटरी सप्लीमेंट लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा डाइटरी सप्लीमेंट। आएगा तो सबसे पहले डाइटरी सप्लीमेंट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद यहाँ से आपको टाइप बताना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ से बेनिफिट वगैरह बता देंगे, काम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है, व्हाट डू मीन बाय द जंक फूड। जंक फूड का मतलब क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। अब जंक फूड के बारे में तो भाई आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, आप यदि खाएंगे तो बहुत सारा बीमार हो सकते हैं। तो लिखा है इल इफेक्ट ऑफ द जंक फूड, मतलब इससे हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जंक फूड इज अनहेल्दी फूड होता है, डैट इज हाई इज द कैलोरी। ठीक है, उसमें कैलोरी की मात्रा क्या होती है, हाई होती है। शुगर हो सकता है, देखो फ्रॉम शुगर और फैट। अब तुम सोच सकते हो कैलोरी होती है, उसके साथ साथ शुगर और फैट भी ज़्यादा होता है, तो उससे आपका मोटापा, चर्बी वगैरह बढ़ता है। ठीक है, नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक हो गया, बर्गर हो गया, ये सब चीज़ जो तुम्हारे पास होते हैं जंक फूड के अंतर्गत आते हैं। दे आर रिच इन फैट, मतलब बहुत ज़्यादा फैट होता, बहुत ज़्यादा साल्ट होता, बहुत ज़्यादा कैलोरी की मात्रा होती है। इट इज आल्सो नोन है तुम्हारे पास यच यस देंगे, यप यच तुम्हारे पास क्या होता है, यच यफ यस यस फूड। यस से तुम्हारे पास क्या होता है, हाई, यफ से फैट, यस से साल्ट, शुगर होता है। जैसे यच यफ यस यस मतलब क्या होता है, हाई। ठीक है, हाई इन फैट, साल्ट एंड शुगर, मतलब जो तुम्हारे पास जंक फूड खा रहे हैं
उसमें तुम्हारे पास बहुत मात्रा में साल्ट है, बहुत सारा मात्रा में तुम्हारे पास फैट है, बहुत सारा मात्रा में तुम्हारे पास शुगर है, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल नहीं है, मतलब नुकसानदेह है। बहुत जैसे खाओगे तो न्यूट्रिशन वैल्यू ना के बराबर होगी, बट नुकसान ज़्यादा करेगा। बट जंक फूड लोग खाते हैं, स्वाद में ही अच्छे होते हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू लो होती, कुछ नहीं होता, इसलिए लोग खाते हैं। इल इफेक्ट मतलब हमारे यदि जंक फूड खाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ओबेसिटी, मोटापा हो जाएगा। लर्निंग मेमोरी प्रॉब्लम मतलब सोचने में समझने में ये सब क्षमता क्या हो गई भैया, खराब हो जाएगी, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन रिस्पायरेटरी डिजीज जैसे अस्थमा, ब्रीथ प्रॉब्लम, ये सब हो सकती है। इल इफेक्ट ऑफ स्किन यानी पिंपल्स, एक्नी वगैरह हो सकता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सी यानी डिप्रेशन कॉजेज हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। यानी क्या होगा, में इम्पैक्ट यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्षय होने लगेगी, ठीक। लिखा साइड इफेक्ट ऑन स्केलेटल सिस्टम, बोन हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि साल्ट की मात्रा खा रहे हो, ठीक है। शुगर की मात्रा जो हमारे हड्डी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, ठीक है, इससे दिक्कतें हो सकती है। किल हेपेटाइटिस, भूख मर जाएगा, ठीक है। उसके काज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बहुत सारे डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको देखने को फेस करने को मिलती है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में, जंक फूड के बारे में। तो जंक फूड आएगा तो जंक फूड थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन लिख देना, जंक फूड से होने वाली बीमारियां लिख देना, काम हो जाएगा, ठीक। अब लिखते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तुम्हारे पास आते हैं, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसे डिजीज जो तुम्हारे पास क्या होते हैं बाबू, पेपर कॉपी 80-82, ठीक है। ऐसी बीमारियां जो तुम्हारे पास सेक्स के दौरान एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती उसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। तो क्या लिख रखा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, ये क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। एसटीडी वह रोग होते हैं जो मुख्य रूप से अननोन सेक्स रिलेशन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। कहने का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एक ऐसी बीमारी होती है जो अननोन पर्सन, जैसे मान लेते हैं किसी ऐसे पर्सन से कर रहे हैं सेक्स जिसके बारे में आप पूरा नॉलेज नहीं रखते हैं, तो उसको एड्स भी हो सकता है, कुछ भी बीमारियां हो सकती है, तो आपके अंदर भी वो जा सकती है, ठीक है। तो लिखा वे रोग यानी क्या होता है, वे एसटीडी रोग हुआ होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वे रोग होते हैं जो मुख्य रूप से अननोन सेक्स रिलेशन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनाइटल हर्पिस हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यह डिजीज मुख्य रूप से, ठीक है, निम्न जगहों पे फैलते हैं, जैसे वेजाइनल इंटरकोर्स से फैलते हैं, ओरल सेक्स से फैल सकते हैं और एनल सेक्स से फैल सकते हैं, या तुम्हारे पास इन्फेक्टेड नीडल से, मतलब कुछ किसी पर्सन को HIV हुआ, वो नीडल उसको सुई लगाए, वही सुई दूसरे को लगा दिए, उससे हो सकता है। सेविंग टाइम मतलब आप बाल कटवाने गए हैं, दाढ़ी कटवाने गए हैं, तो ब्लड का यूज करेगा, उससे हो सकता है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ मतलब मम्मी को है तो बेबी में जाने का चांस बढ़ सकता है। अब लक्षण क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पावर पे घाव या तथा फोड़े हो जाएंगे, पेशाब में तुम्हारे पास जलन रहेगी, इम्यूनिटी सिस्टम तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो ये सब देखने को मिलेगा, तो इसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत रखते हैं। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन देखा, एग्जाम्पल देखा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैलता है और क्या क्या लक्षण दिखता है, जो हमने बता दिया अच्छे तरीके से। क्वारंटाइन गुरुदेव क्या होता है, ठीक है, 21 नंबर। अब क्वारंटाइन क्या होता है, क्वारंटाइन अब सुनवा की अच्छे तरीके से। क्वारंटाइन क्या होती है, सिंपल सा एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जो बीमारियों को क्योर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लिख रखा सामने तुम्हारे पास क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या होती है, एक ऐसा तरीका होता है, ठीक है, जिसमें पेशेंट या पर्सन को किसी एक आइसोलेटेड जगह पे रखा जाता है, ठीक, चाहे कमरा हो सकता है, चाहे हॉस्पिटल हो सकता है, एक अलग रूम में रख देंगे, ठीक है, क्यों इन्फेक्शन फैलने न दे। क्वारंटाइन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें पेशेंट यानी पर्सन को आइसोलेटेड रखा जाता है अगर उसे किसी इन्फेक्शन डिजीज से संपर्क में आने का संदेह है, ताकि वह बीमारियां दूसरे को न फैले, इसीलिए उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है, जैसे कोरोना में हुआ था, ठीक। अब ये कैसे हो सकता है, ठीक, ऑब्जेक्ट यानी मेन उद्देश्य, क्वारंटाइन का मेन उद्देश्य क्या होता है, रोगों का इन्फेक्शन को रोकना पहली जिम्मेदारी। जैसे मान लेते इन्फेक्टेड पर्सन, हेल्दी पर्सन, इसके संपर्क में आइबा नहीं करेगा तो ये डिजीज फैलेगा नहीं करेगा, कुछ समय के बाद अपने आप ही बनना ठीक हो जाएगा। कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए, जैसे कोविड-19 14 के लिए 21 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता था। समाज के अन्य लोगों को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्वारंटाइन के द्वारा करते हैं। क्वारंटाइन का जगह घर भी हो सकता है, हॉस्पिटल कोई अन्य जगह हो सकती है जो पूरी तरह से सील होनी चाहिए, ठीक। ये हो जाएगा आपके बारे में। विटामिन एंड देयर टाइप के बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा। अब भैया विटामिन के बारे में तो भाई बहुत नॉलेज आप रखते हैं, उसी को यहाँ चेप देना। चलो हम टेबल वगैरह दिखा देते हैं विटामिन वगैरह का, ठीक है, ठीक है। तो ये होगा आपके सामने विटामिन।
ठीक है। तो विटामिन कईयों तरह के हो सकते हैं। देखिए विटामिन दो तरह के होते हैं, एक फैट सालुबल विटामिन होता है, एक वाटर सालुबल। फैट सालुबल मतलब क्या होता है, ADE के विटामिन होता है। और यानी वाटर सालुबल में तुम्हारे पास BC आता है। ठीक, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ये टेबल आप देख सकते हैं। इस टेबल के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट थोड़ा सा फास्टली हम देख लेते हैं। क्या लिख रखा है, सबसे पहले विटामिन दे रखा, ठीक है। क्या दे रखा, विटामिन। विटामिन का सोर्स दे रखा, फंक्शन और डिजीज दे रखा। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ से मिलता है, एग हो गया, बट यानी बटर हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। ठीक, ये हमारे करता क्या है, हमारी जो तुम्हारे पास विजन होती है, देखने की शक्ति को बढ़ाता, बट इसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जेंथोफेलिया हो जाएगी, मतलब तुम्हारे पास कॉर्निया नीचे से सूख जाएगा। ठीक है, नो टीयर, मतलब यदि रोगे तो आंसू नहीं निकलेगा, भाई खतरनाक बीमारी है। ठीक है, विटामिन डी जिसे हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ होता है, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, और तुम्हारे पास ठीक है इन यूवी रे से, यूवी रे मतलब जो सनलाइट्स में बैठते हैं उससे निकलता है। इससे हमारी स्ट्रांग बोन होती है, रेगुलेट कैल्शियम लेवल और पोटेशियम लेवल हमारे शरीर के अंदर रेगुलेट होती है। रिकेटस यानी बोन तुम्हारे पास सॉफ्ट हो जाएगी, एक के बाद मारेंगे भंगूर भट से टूट जाएगा, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, लिख रखा एस्टोमेलियासिस, मतलब क्या हो गया, जो तुम्हारे पास बोन तुरंत फ्रैक्चर, इजीली फ्रैक्चर हो जाए। विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई पे तुम्हारे पास आते हैं, विटामिन इसको टोकोफेराल बोलते हैं। मीट से, वीट से और तुम्हारा सोयाबीन से मिलता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ऑक्सीडेशन विटामिन का काम, ये हेयर लॉस में काम करता है। ठीक है, यदि तुम्हारे पास इसकी कमी होगी तो हेयर का लॉस हो जाएगा तुम्हारे पास इजीली। विटामिन के को हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्यूनिन बोल देता है। कैबेज हो गया, स्पिंच और लीवर वगैरह में मिलते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। ये नेसेसरी टू ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। इनकी कमी से तुम्हारे पास क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो जाएगा, जैसे हेमोराइज जब होता है, चोट लगेगी ना, वो खून बहता जाएगा, बहता जाएगा, ब्लड का लॉस होगा, आदमी की डेथ हो सकती है। विटामिन बी आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप एक ही बार में देख लीजिए, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, केवल एक ही लिखना काम हो जाएगा। विटामिन B1 जो यानी क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। विटामिन B12 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं। इसे देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, बेरी वगैरह, री वगैरह। ठीक है, इसके हम क्या कर देते हैं, बी कितना है जी है भाई, चलो हम विटामिन सी अब सीधे देख लेते हैं, ये सब चलो दिखा देते हैं आपको। ठीक है, विटामिन 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगी, 11 हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर विटामिन सी की वगैरह भी होता, तो हमने ज़्यादा नहीं डिफाइन किया है। ठीक है, आप टेबल बनाना चाहे तो पूरा टेबल आप बना सकते हैं, हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, विटामिन ए को एस्कॉर्बिक, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये सिट्रस फ्रूट, जितने तुम्हारे पास खट्टे फ्रूट होते हैं उसमें मिलता है। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। ठीक है, ठीक, इसकी कमी से तुम्हारे पास क्या हो जाता है, स्कैर्वी रोग हो जाता है, मतलब जो मसूड़ रहेगा उससे खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये विटामिन है देयर टाइप, ये टेबल हम आपको बता देंगे, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, काजिटिव एजेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन काजिटिव एजेंट हम देख लेते हैं। ठीक है, 23 नंबर। अब इनका काजिटिव एजेंट, प्लीज़ इसे आप अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो काजिटिव एजेंट वोपिंग कफ का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास किसका दिया, फलेरिया का, लेप्रेसी का, मलेरिया का, टाइफाइड, पोलियोमिलाइटिस, एड्स का दिया हुआ है। तो आपके सामने इस सब का हमने लिख दिया है। मलेरिया का पहले किससे होता है, प्लाज्मोडियम मलेराई से होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स से होता है। लेप्रेसी देखा जाए तुम्हारे पास माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रेसी से होता है, क्या होता है, लेप्रिया से होता है। और टीबी किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ठीक है, और तुम्हारे पास पोलियो मिलाइटिस देखा जाए तो पोलियो वायरस से होता है। एड्स किससे होता है, HIV। आप यही कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे एड्स का फुल नेम और HIV का फुल नेम आप लिख के भन से दिखाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है भी 1 नंबर में। ठीक, टाइफाइड क्या होता है, सोलमनेला टाइफी से होता है। वोपिंग कफ देखा जाए तो क्या होगा, वार्टेडेला पॉसोराइसिस से होता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास काजिटिव एजेंट दिया गया है। एक बार दोबारा देखते हैं सन से। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़िए सन 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 सन, तब हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक बार पढ़िए बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है जी, कह दिया है डिफाइन रोल ऑफ फाइबर इन आवर डाइट और रोल ऑफ वाटर इन आवर डाइट, मतलब जो तुम खाना खाते हो फाइबर का एक्चुअल में रोल क्या होता है और वाटर का क्या रोल होता है, दोनों को हम बताते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फाइबर क्या होता है। फाइबर ये मत समझना वो फाइबर प्लास्टिक वाला फाइबर नहीं, फाइबर मतलब जो सलाद वगैरह खाते हैं वो चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो फाइबर क्या होता है, फाइबर हेल्प इन द कीपिंग बोलिंग वर्किंग रेगुलेट एंड लार्ज इंटेस्टाइन हेल्दी, मतलब एक में हमारे शरीर में कुछ काम करते नहीं है मतलब इनका पाचन नहीं होता है, बट ये करते कि हमारी
जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसको स्मूथ करते कि भोजन आराम से एब्जॉर्ब और जो टॉयलेट आराम से बाहर निकल जाए। तुम्हारे पास देखें, तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट सीरियल हो गया, होल मील हो गया, ब्रेड हो गया, और तुम्हारे पास वेजिटेबल यानी फ्रूट हो गया, होल ग्रेन हो गया, राइस हो गया, पास्ता हो गया, बीन्स हो गया, पल्स हो गया, ये सब तुम्हारे पास फाइबर्स के सोर्स आते हैं। मतलब सिंपल सा जो सलाद वगैरह खाते हो सब तुम्हारे पास फाइबर्स के अंतर्गत आता है। इनका यानी इंपॉर्टेंट ऑफ फाइबर इन डाइट मतलब क्यों होता है। इंटेस्टाइनल, ठीक है, लिखा है इट हेल्प इन द इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है उसको मस्त तरीके से। अब बताओ पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पास जो भी स्टूल रहेगा हमारे बाहर आराम से निकल जाएगा, इसीलिए किया जाता है। इट प्रोवाइड सम न्यूट्रिशन का रेवेज, इनको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उसे रेफेज बोला जाता है। रेफेज मतलब क्या होता है, ठीक, जो तुम्हारे पास जैसे सलाद वगैरह होता है। रिड्यूस टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करते हैं, ठीक। लिखा है बल्कि स्टूल कैन बी इजिली पास द डिक्रीज द इन्हांस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कब्ज को कम करेगा, जो भी तुम्हारे पास स्टूल रहेगा आराम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा इनके बारे में। अब वाटर का रोल हमारे शरीर में क्या होता है गुरुदेव, इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वाटर देखा जाए तो वाटर फॉर्म ऑफ द मेजर कंपोनेंट हमारे बॉडी मास, मतलब तुम सोच सकते हो हमारे शरीर का 70 से लेकर 80%, 60 से लेकर 70% क्या होता है बाबू, पानी ही पानी होता है। ए ह्यूमन बॉडी कैन सर्वाइव ओनली ए फ्यू डे विदाउट वाटर, मतलब कुछ ही दिनों के बाद आपकी डेथ हो जाएगी बिना पानी के। लॉक ऑफ वाटर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फंक्शन ऑफ हार्ट बीट सही से काम नहीं करना, किडनी वगैरह सब फेल हो जाएगी, इसीलिए प्रॉपर पानी पीना कंपलसरी होता है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा, इंपॉर्टेंट ऑफ या रोल ऑफ वाटर इन आवर डाइट। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी पानी की होती है। हेल्प इन डाइजेशन, भोजन जो डाइजेशन में मदद करता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, सर्कुलेशन में तथा एक्सक्रीटरी सिस्टम में मदद करता है। रिक्वायर वाटर, ठीक, वाटर सॉल्युबल विटामिन, मतलब तुम्हारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन जो BC होता है उसको बताओ पानी नहीं रहेगा तो घुलबा नहीं करेगी, जगह से दूसरी जगह जाइबा नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। लिखा मेंटेन प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन और O2 टू सेल लेवल, मतलब खाकर न्यूट्रिशन को एक सेल से दूसरे सेल में या एक आर्गन से दूसरे आर्गन पे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कराना, किसकी मदद से जाएगा, ब्लड, यानी ब्लड में क्या प्लाज्मा यानी पानी है, ठीक है, तो इन्हीं की मदद से जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 25 यानी टोटल सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब 60 MCQ ऐसे देखा जाएगा जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। अब 60 MCQ हम अच्छे तरीके से क्या करते थे आपको यहाँ से करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ठीक है, किसका दिखाते हैं आपको, सबसे पहले 2023 का दिखाते हैं। इसका पेपर सोल्यूशन जब कराया गया तो इस पर टिक मारा गया है, बट ज़्यादा आप इग्नोर करिएगा उसको, आप यदि हो सकेगा तो ज़्यादा बताइएगा तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इसमें पार्ट 3 पे तुम्हारे पास हो गया। अब ये देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड, जंक फूड का एग्जाम्पल क्या होता है, यानी फ्रूट होता है या एग होता है या पिज़्ज़ा होता है या पॉपकॉर्न। पिज़्ज़ा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा खाएंगे तो दिक्कत होगी आप ही के लिए। नेक्स्ट में लिख रखा डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया इज द करेक्ट ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूस द मैक्सिमम नॉइज पॉल्यूशन, मतलब सबसे ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन कौन करता है, मोटर व्हीकल करती है, विस्पर करती है, म्यूजिक करती है, या जेट इंजन करता है। जेट इंजन मतलब जो एरोप्लेन, अब तो सोचे एरोप्लेन जो वगैरह लैंड करती है या उड़ती है तो बड़ी तगड़ा करती है, तो इस पर मार देंगे ठीक। पेस्टिसाइड का यूज कहाँ पर किया जाता है, सॉरी, विच आर द यूज इन पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का तुम्हारे पास क्या, यूरिया एक फर्टिलाइजर है, सॉप एक तो डिसइंफेक्टेंट है, इपिनेफ्रिन लिख रखा, इपिड्रीन हो जाएगा, मेथ यानी क्या आएगा, मेलाथियन, पेस्टिसाइड है जो इंसेक्टिसाइड की तरफ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव डिवाइस फॉर मेल, मतलब मेल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव क्या, डायफ्राम ये फीमेल यूज करती, कॉपर टी भी फीमेल यूज करती, माला डी भी फीमेल यूज करती, कंडोम हमारे लिए है, ठीक है, मेल के लिए है। नेक्स्ट में क्या पूछा है, 6 नंबर, विच आर द फॉलोइंग नॉट ए, ठीक है, यानी नॉट रिलेटेड टू तंबाकू प्लांट, इसमें से तुम्हारे पास तंबाकू प्लांट के अंदर तंबाकू प्रोडक्ट के अंतर्गत नहीं आता। पहला तुम्हारे पास देख रहा सिगरेट, ये देखा जाए तो आता है, खैनी आता है, एल्कोहल भी तुम्हारे पास आता है,
ठीक है, टोबैको प्लांट ये होगा, तुम्हारे पास पान मसाला होता है जो नॉर्मल खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। विच आर द फॉलोइंग नार्कोटिक ड्रग्स, इसमें से नार्कोटिक ड्रग्स कौन है ये भैया कमेंट बॉक्स में इसके दिखाइए। ऑप्शन में हम बताते हैं, लिखा रिफाम्पासिन हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, मॉर्फिन हो जाएगा, एस्पिरिन। अब ये देखें कितने लोग, इतना आसान आसान क्वेश्चन भाई तो बता ही देंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें आप लिख के दिखाएंगे। इसमें से वाटन बर्ड डिजीज कौन होती है, वाटन बर्ड डिजीज अमीबियासिस, टाइफाइड वगैरह होता है। दे रखा टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस, ग्वाइटर या एमीबियासिस, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्लैक पीपर अल्टर्ड विथ, मतलब तुम्हारे पास काली मिर्च होती है उसमें पपीते का बीज मिला देते हैं, मिलता जुलता रहता है तो पपाया सीड भर देंगे। फुल नेम ऑफ यूटी यानी IUD इंट्रा यूट्राइड डिवाइस होती है, जो यूट्रा यूट्राइड कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती है जो चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करने में मदद करती है। अब भैया एड्स का फुल नेम यहाँ तू लिख के दिखावा, हमें यहाँ नहीं बताई भाई, ठीक है। तब भाई को बताना पड़ेगा भाई, ये सब तो सिंपल है, आपको बताइए कम से कम। लिख रखा मोस्ट कॉमनली यूज ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल राइपनिंग, मतलब जो तुम्हारे पास है, ठीक है, जो भोजन हो फल को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एथाइलिन बोलते हैं, ठीक ठीक है। लाउडनेस ऑफ मेजर इज, ठीक है, लिख दिया है लाउडनेस ऑफ नॉइज इज मेजर बाय, मतलब जो तुम्हारे पास ध्वनि होती है उसे किससे नापा जाता है, डेसिबल में नापा जाता है, ठीक है। लिखा मॉन्टेक टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज, टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। परमानेंट मेथड फॉर द स्टरलाइजेशन इन द फीमेल इज नोन है। अब बताइए, ये भी बोले हैं, दो बोले थे, ट्यूबरक्टॉमी और वॉसोक्टॉमी। तब फीमेल में क्या कट के बाइंड किया जाता था, यहाँ पर अब 15 नंबर में ये भी हो गया, फैमिली प्लानिंग में बताए थे, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास डिफिशियंसी यानी स्कर्वी जो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। यानी हेल्थ किसे कहते हैं, कोई भी पर्सन मेंटली तथा फिजिकली तथा सोशली वेल होना चाहिए तो उसको हेल्थ बोला जाता है। अब डेमोग्राफी किसे बोलते हैं, स्टैटिक स्टडी यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी बोला जाता है। तो ये लिखा स्टैटिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा किसे बोलते हैं, फ्लू को बोलते हैं। BCG किसके लिए उपयोग किया जाता है, टीबी के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो ये 2023 का BMCQ को था यहाँ पर। 2024 पर हम आते हैं आपके सामने, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, इस पे आते हैं। कह दिया मॉस्किटो रिप्लिकेंट दैट यूज टू ऑफ द होम, चलो हमने घर पे किया। कॉयल तथा लिक्विड आर, वो तुम्हारे पास एक तरह का इंसेक्टिसाइड होता है। विच आर द फॉलोइंग द निगेटिव हेल्थ इफेक्ट ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन, मतलब नॉइज को यदि पॉल्यूशन करेंगे तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाइपर टेंशन तो होगा करेगा। ब्लड यानी हियरिंग लॉस, लंबे समय तक सुनेंगे तो आपकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी। स्ट्रेस बढ़ेगा, हेडेक, यानी ऑल ऑफ दीज पे टिक मार देना। द सब्सटेंस नीड बाय द बॉडी ग्रोथ एनर्जी यानी एनर्जी रिपेयर तथा मेंटेनेंस इज कॉल्ड, मतलब हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर एनर्जी के लिए कौन होता है, न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन की डिफिनेशन देखे हुए थे, न्यूट्रिशन पे टिक मार देना। विच आर द फॉलोइंग मेथड टू ऑफ द बर्थ कंट्रोल, इसमें से क्या होगा, बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से, अभी आप टेबल में भी देखे थे। नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है, लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कोहल बेगर, मतलब एल्कोहल में देखा जाए तो एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, कहीं दिया है लिखा प्रोपाइल एल्कोहल, ये सैनिटाइजर में प्रयोग किया जाता है। मेथाइल को स्प्रिट में किया जाता है। मिक्स ऑल ऑफ दिस, ये तुम्हारे पास टिक मार देना है। विच वन ऑफ द, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज क्योर बाय, ठीक है, कॉज बाय द वाटर पॉल्यूशन, इसमें से वाटर पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियां डायरिया होती है, ठीक। अब फैट सॉल्युबल विटामिन एडेक होता, अभी पढ़वा किए हैं। बेरी बेरी जो किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की यानी थायमिन की कमी से होता है। B1 लिख देना, ठीक है, B1 लिख देना या थायमिन लिख देना, काम हो जाएगा। टीबी, अब भैया इसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, अभी इसमें तो MCQ बताए हैं। टीबी के उपचार के लिए, ठीक है, नहीं कह दिया टीबी कॉजेज बाय द बैक्टीरियम, यानी टीबी का कॉजेटिव एजेंट, जो टेबल अभी बताए थे 4-5 डिजीज का ना, उसका कॉजेटिव एजेंट आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस का क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। PSC का मतलब क्या होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर होता है। फीमेल में जो तुम्हारी स्टरलाइजेशन किया जाता है उसे ट्यूबरोक्टोमी यानी फॉलोपियन ट्यूब को कट करके बाइंड कर दिया जाता है। फर्स्ट इम्यूनल यानी लिखा है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, एडवर्ड जेनर नाम वैज्ञानिक ने किया था। अब यही कमेंट बॉक्स में लिखा, ये पहली पेंसिलिन डिस्कवरी किसने की थी, उस वैज्ञानिक का नाम आप लिख के दिखाएंगे आराम से, ठीक। WHO का फुल नेम क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब डेमोग्राफी की डिफिनेशन जो स्टैटिक यानी स्टेटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इन्होंने डेमोग्राफी आप पढ़ बकी। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहीं से आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है, ठीक।
इबोला को क्योर किया जा सकता है कि यस यस किया जाता है, बट तुम्हारे पास क्या होगा, डेडली वायरल होता है, उसको क्योर किया जा सकता है। सार्स का फुल नेम अभी देखें कोविड-19 में, वहाँ पर आप लिख के दिखाइए। निकोटीन इज ए नेचुरली ऑब्टेन, टोबैको प्लांट से मिलता है। मम्मी का जो पहला दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, तो आपके सामने ये दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया 23 का क्वेश्चन। 24 यानी 25 पे हम आते हैं, सॉरी 22 पे हम आते हैं। 2022 में कितना क्वेश्चन पूछा गया, इसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, इसमें कह दिया वाटर बर्न डिजीज, वाटर से फैलने वाली डिजीज कोई अभी बियासी तभी देखबा की है भाई। ठीक है, कह दिया है नॉइज, यानी लिखा नॉइज ऑफ विच इंटेंसिटी बिकम टू पॉल्यूटेंट, मतलब क्या होगा पॉल्यूटेंट, 70 से ऊपर जाएगा तो 70 या 100 से। ठीक है, तो ये 70 या 100 से 70 पे टिक मारते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन तक होता है, 26 दिन, 28 दिन, 30 या 31, 28 दिन तक होता है। एक आध 2 दिन गैप हो सकता है, डिपेंड करता है उनकी न्यूट्रिशन बॉडी पे, मतलब कोई फीमेल है न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो उनके, मतलब फीमेल किसकी कमी है बाबू, किसकी कमी, ब्लड की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी, उसके कारण से एक आध दिन रह जा सकता है। मोस्ट कॉमनली दैट केमिकल, ठीक है, यूज केमिकल फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग में प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग प्रयोग किया जाता है। विच आर द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल, ओमेगा 3 फैटी एसिड वो भी न्यूट्रास्यूटिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर अब आते हैं स्कर्वी किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, ये हलवा वाला क्वेश्चन था। बैक्टीरियल लिखा है तुम्हारे पास, विच आर द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज, मलेरिया देखा जाए तो प्लाज्मोडियम डिजीज होता है। ये तुम्हारे पास एथिलीट फुट जो होता है, तुम्हारे पास एथिलीट फुट जो होता है ये फंगल डिजीज होता है। टिटनस ये देखा जाए तो बैक्टीरिया से होता है। ग्लाइकोमा आंख वाली डिजीज होती है, ये भी गलत, ये सही हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग द साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, इसमें से कौन सा साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है, डेप्सन इज साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन पॉल्यूटेंट, क्या होता है, एयर को करता है, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में पाया जाता है। एचआईवी स्प्रेड कैसे होता है, सलाइवा से, टीयर से, स्वीट से, ये सब कभी नहीं, टीयर यानी इन्फेक्टेड सिरिंज से, मान लेते तुम्हें इन्फेक्शन हुआ है, हमें इंजेक्शन लगाए, तुम्हें लगाए तो जा सकता है। फिजिकल हेल्दी सो अब ऑल बॉडी ऑर्गेनिज्म फंक्शनली और मेंटली फिट होना चाहिए, नॉर्मल स्टेट होना चाहिए, स्ट्रक्चर उसका फंक्शन बढ़िया से होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल हेल्थ बोला जाएगा। द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन फीमेल, अब ये भैया कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाए, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। रेसिस्टेंस ऑफ द यानी बॉडी अगेंस्ट द, ठीक है, अगेंस्ट द इफेक्टिव ऑफ इनवेडिव पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इम्यूनिटी हमारे सिस्टम के स्ट्रांग रहेगी, स्ट्रांग यदि इम्यूनिटी सिस्टम रहेगी तो वो लड़ लेगी किसी भी बीमारी से। टू ओवरकम कॉन्स्टिट्यूशन इज ए नेसेसरी टू टफ स्टीफ, यानी क्या सफिशियंट अमाउंट ऑफ फाइबर, हमें क्या करना है, सफिशियंट अमाउंट में सलाद खाना है, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन की कमी हो सकती है, हो बने करिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रखा, मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम, मिल्क खाइए और तुम्हारे पास यरगट खाइए, ये सब चीज़ अंडा वगैरह खाइए तो मिल जाएगा। ठीक है, वेन एंड तुम्हारे पास क्या होगा, इपीडेमिक स्प्रेड द वाइडली नोन, मतलब इपीडेमिक जब बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है, पूरे देश में फैल जाती है, उससे पेंडेमिक बोलते हैं, जैसे कोरोना हो जाएगा तो पेंडेमिक फिलअप कर देंगे। पोलियो मिलाइटस रिप्लिकेंट ऑफ द तुम्हारे पास इंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब पोलियो मिलाइटस देखा जाए तो हमारे पास है, ठीक है, रिप्लिकेट कहाँ पर होती है, हमारे इंटेस्टाइन के अंतर्गत होती है, इसीलिए देखेंगे पोलियो कभी पिलाया जाता है तो आपके मुंह के थ्रू पिलाया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू नहीं दिया जाता। डेमोग्राफी डिफाइन, अब भैया इसका डिफिनेशन 2-3 बार तो आ चुका भाई। बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन देखा जाए तो एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास क्या होगा, यानी व्हीकल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, इन सब से होता है। पीसी यानी पीएससी का तुम्हें फुल नेम लिखना है, प्राइमरी हेल्थ केयर होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 साल का 2022, 23, 24 का हमने पेपर सोल्यूशन आपको इसी तरीके से दे दिया है। ठीक है, यानी सुपर 25 क्वेश्चन हमने देखा, यानी 2022 में जितना क्वेश्चन पूछा गया था 23 में, और तुम्हारे पास 24 में, सबका हमने एक नंबर का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। ठीक, इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी मिल सकता है आपको आराम से पीडीएफ। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।